नाश्ता कम करते पामीर उठ कर जाने लगा था जब ज़रिया की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। तुम भी नाराज़ है हमसे? उनके सवाल पर पामी ने मुड़कर उन्हें देखा। कल की निस्बत आज कदरे बेहतर थे, वरना 40-42 की उम्र में भी उनके कंधे अपने भाई की नाराज़गी बोझ में ढलके हुए थे। मैं क्यों नाराज़ हूँ लाला? उसने सरसरी से लहजे में इस्तफसार किया। तुम और याकूत है हमसे नाराज़? नहीं, हमारी इतनी मजाल, हम आपसे नाराज़ हूँ। आप बेफिक्र हैं। वो प्यार से बोलता उनके हाथ पर हाथ रखता फिर से जाने लगा जब उनकी आवाज़ उसकी समातों से टकराई। फिर तुम तीनों हमारे साथ चलो ना जी, तुम लोगों के बगैर नहीं जाएगा। उनकी बात पर पामी ने मुड़कर उन्हें देखा। लबों पर मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। लाला, आई एम सॉरी, लेकिन हमारे भाई ने हमें सिखाया है, जहाँ से एक बार धुतकार दिए जाओ इस जानब कभी रुख करके भी ना सोना। उसकी बात पर ज़रा आपका चेहरा बुझ सा गया। लेकिन ये आप हैं, अगर भाई कहेंगे तो हम अपनी अना नहीं लाएंगे। भाइयों के रिश्ते में अना नहीं होती। उनका बुझता चेहरा देख उसने बेहद नरम लहजे में कहा। उसकी ये बात सुनकर ज़रा जैसे फिर से खिल उठे थे। उन्होंने अपनी जगह से उठकर पामीर को गर्मजोशी से खुद से लगा लिया। अच्छा, मैं इन पुलिस वालों को भेज रहा हूँ। आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपके भाई आपके गार्ड्स हैं। उनसे बेहतर उनको सिक्योरिटी कहीं मिल सकती थी। एशियन गैंगस्टर उनके गार्ड से ये बात छोटी ना थी। पामीर मुस्कुराकर बाहर निकल गया जब ज़रिया की नज़र सामने जामिल को डांटती जिबल पर गई। उसने यकीनन फिर जाले को रुलाया था। अब सोफ़े पर बैठा अपना छोटा सा मुंह ऊपर किए होंठ गोल करके अपनी माँ की डांट सुन रहा था। उफ, कितना क्यूट था ये छोटा पाशा। ज़रिया को जिम्मल एक वाहिद रास्ता दिखी थी अब जो उनके बीच की ये दीवार जड़ से गिरा सकती थी। जामिल के दोनों ने हाथ जोड़कर इनमें रबड़ बैंड बांधी हुई थी जो थी तो बेहद हल्की, लेकिन इस नन्ही सी जान के लिए वो भी कस कर बांधी गई रस्सी के मुतरादिफ थी। उसने फिर से जाले की उंगली पकड़कर मुंह में ली थी और फिर छोड़ी नहीं, यहाँ तक कि वो मासूम सी जाले रो रो कर सुर्ख हो गए और अब ये मेज़ न बना होंठ गोल किए खुद को रोने से बाज रखता अपनी माँ की डांट सुन रहा था। तुम चलो, तुम्हारे बाप को ही बताऊंगी। मेरी तो तुम्हारी इस पिद्दे से दिमाग में बात बैठती नहीं है ना। चलो। मुजामिल को उठाकर दूसरे बाजू पर जाले को लिए ऊपर अपने कमरे में ले जाने लगी। दरमियान में सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसकी सांस भी ऊपर चढ़ चुकी थी। दोनों ही भारी टेडी बेयर के कॉस्ट्यूम पहने भालू के बच्चे बने हुए थे। आधा वज़न इन दोनों का, आधा वज़न उनके कपड़ों का। जिम्मल की सांसें फूल गई थी। अल्लाह अल्लाह करते हुए दोनों कमरे में लाई। सामने ज़ियाल गले में टाई बांध रहा था। जब मिरर में उसे जिम्मल की हालत नजर आई वो फ़ौरन उसकी जान मुड़ा। इससे पहले वो बच्चों समेत धड़ाम से बेड पर गिरती, ज़ियाल ने फ़ौरन आगे आकर जामिल और जाले और उसको इसकी गोद से ले लिया। यहाँ जामिल साहब की नज़र अपने बाप पर पड़नी थी कि ठुसकना शुरू। इससे पहले उसका रेडियो ऑन होता था। जिम्मल ने सख्ती से उंगली उठाकर डांटा। खबरदार जो रोए तुम। चुप, एकदम चुप। जामिल अपने नन्हे नन्हे होंठ बेंचे अपनी माँ को देखने लगा। जाले तो ज़ियाल की गोद में आते ही चुप हो गई थी। जिम्मल लंबे लंबे सांस लेती आराम से बेड पर गिर गई। ये देख ज़ियाल ने जल्दी से दोनों बच्चों को आराम से बेड पर बिठाया और ख़ुद जिम्मल के करीब हो गया। क्या हुआ गुलाले? उसका चेहरा हाथों के प्याले में लिए मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। जिम्मल उसे देख बिना कोई जवाब दिए उसकी बैली से सर टिकाती अपने दोनों हाथ ज़ियाल की पीछे कमर पर बांध गई। इनमें बहुत वज़न है मम। मेरी सांस फूल गई। वो गहरी सांस लेती मुश्किल बोली। वो तो माशाल्लाह से हैं, लेकिन तुम किसी मुलाजिम को बुला लेती। खुद क्यों उठाया दोनों को? उसने साथ माशाल्लाह भी कहा था कि इस गोबलू से बच्चों को नज़र न लगे। इनके गोलू मोलू होने की वजह से ही तो वो दोनों और भी क्यूट लगते थे। रंगत और नैनक्श तो थे ही अपने बाप पर। गोरे गाल, लाल टमाटर जैसे खून छलकाते। दूर से पता चलता था कि पठान के बच्चे हैं। एक मिनट, जब ये पेट में थे अब नहीं खिलाया था ना इतना सारा फ्रूट्स, है ना? देख लिया नतीजा। दोनों अब एक साथ मुझसे उठते भी नहीं हैं। एक को उठाऊँ तो दूसरे का रेडियो ऑन हो जाता है। उसने पीछे हटते ज़ियाल को आड़े हाथों लिया। अब इसमें इस बेचारे का क्या कसूर? एक तो बच्चे इतने क्यूट दिए, फिर वो कसूरवार। ज़ियाल ने बेचारगी से उसे और बच्चों को देखा जब नज़र जामिल के नन्हे बंदे हुए हाथों पर गई। ये क्या कर रखा है? वो इसे फ़ौरन अपनी मासूमियत के सारे कार तोड़ते जामिल के पास गया जो माँ की डांट का असर कुछ ज़्यादा ही ले गया था और अब तक चुप था। लेकिन बाप ने यूँ ही उठाया, आओ देखा ना तो जो रोया। वो ज़ियाल के कान के पर्दे अल्लाह अल्लाह करके फटने से बचे। बस मेरा बेटा, क्या किया मामा ने? हाँ दिखाओ ज़ालिम, मैं तुम्हारी माँ, कहते उसने जामिल के हाथों से रबड़ बैंड निकाली। उसके हाथ जैसे ही आज़ाद हुई उसने सारा गुस्सा ज़ियाल पर निकालना शुरू कर दिया। अपने नन्हे हाथों का मुक्का बनाया उसे पीटने लगा। अरे बस बस, किस बात का गुस्सा है मेरी जान? ज़ियाल को उसके क्यूट से गुस्से पर हंसी और प्यार दोनों आ रहा था, लेकिन वो रो रो कर पूरा कश्मीर अपने सर पर उठाए उसे पीटता गया। ज़ियाल ने जैसे ही उसके रुई से गाल चूमे फ़ौरन से बाप की गर्दन में अपना नन्हा सा चेहरा छुपाए रोने लगा। क्या किया इसने जो तुमने ये जुल्म किया मेरे बेटे पर? रुख जिम्मल की जानब मोड़ते मसनूई से टपटने वाले अंदाज पूछा। क्या नहीं करता ये? जब देखो मेरी बेटी को सताता है ये छोटा फितना। अब भी उसकी उंगली मुंह में लेकर देखें कैसे लाल कर दी मेरी मासूम सी बच्ची। उसने ज़ाले को गोद में लेटते चट इसके गाल चूमे। वो भी माँ की गोद में आते उसके कंधे से लिपट गई। लाल कर दी? लेकिन कैसे? इसकी कौन सा दाँ? वो हैरत से बोलते बोलते एकदम रुका। जब आखिर में उसे कुछ गड़बड़ लगी। रुको जिम्मल, इधर देखो इसका चेहरा। जामिल इधर देखो। उसका चेहरा बाहर निकालते अपने बिल्कुल सामने किया। आ करो, साथ उसे करके भी दिखाया, लेकिन वो सिर्फ रोने के लिए मुंह फाड़ता था। मजाल है जो एक्स्ट्रा टाइम में खोले। बेटा करो, आ जामिल आ करो। ज़ियाल ने उसका मुंह खुलवाना चाहा, लेकिन वो भी ढीठ अपनी ढीठ था। उल्टा होंठ आपस में जोड़कर मम मम की आवाज़ निकाल कर रोने लगा। इधर दे, मुझे पता कैसे खोलेगा ये। जिम्मल ने ज़ाले को एक जानब बिठा दे जामिल को पकड़ाकर अपनी गोद में लिटाया।
मेरा बेटा फीडू लेगा, चलो टमी फुल करेंगे। वो प्यार से बोलती जिप नीचे करने लगी। ये देख जामिल ने फ़ौरन उसे मुंह खोल दिया। उसके मुंह खोलने की देर थी कि ज़ियाल ने उसके पास बैठते अपनी उंगली उसके मुंह में देकर पूरा मुंह खोला। सामने ही उसके खरगोश जैसे 2 दांत दिखाई दिए जो अभी ठीक से निकले भी नहीं थे और अपने जोर पहले से दिखाने शुरू कर दिए। इसके दांत देख जिमल ज़ियाल ने एकदम एक दूसरे को देखा। ये इसने दांत भी निकाली इतनी जल्दी? जिमल हैरत और शौक के मारे बोली। ज़ियाल ने पीछे बैठी ज़ाले को उठाकर उसके दांत देखे, लेकिन उसने अभी नहीं निकाले थे। इसके तो नहीं आए, तो इसे क्या जल्दी थी? ज़ियाल ने जामिल को देख मसनूई से डटा। वो जो ज़बान मिनट होठों पर फेर कर दूध पीने की तैयारी में था, ना मिलने पर एक चीख मारी कि इसे फीडू लेनी है। जिमल ने डर कर जल्दी से जिप नीचे करके अपने सीने से लगा लिया, लेकिन इसकी इस हरकत पर ज़ियाल का भरपूर कहका गूंजा था। उफ़, क्या चीज़ है ये पूरी आफत! वो हंसते हुए बोलने लगा था। इसको हंसते देख ज़ाले भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरा मासूम बच्चा, भैया बड़े हैं। उन्होंने काटी की मेरी प्रिंसेस की छोटी सी उंगली पर प्यार से बोलते उसने ज़ाले के नन्हे से हाथ चूमे। लेकिन आप जामिल की जान हो ना, है ना? वो हर बार ज़ाले को यही कहता कि वो बाबा की जान है, जामिल की जान है, ताकि वो बड़े होकर भी ना भूले कि वो अपने बाप भाई के लिए क्या है। जामिल बेशक उससे कुछ मिनट बड़ा था, लेकिन भाई तो कुछ साल छोटा भी हो तो वो भी बहन से बड़ा ही होता है। जामिल ने फ़ौरन से मुंह बाहर निकालकर टांग जिमल के बाजू पर मारी, जैसे कह रहा हो नहीं ज़ाले जामिल की जान नहीं है। जिमल ने उसे घूर कर देखा और चुप कर अपनी टमी भर, वरना एक थप्पड़ लगेगा। उसके इनकार पर डपटते उसे फिर सीने से लगा लिया। सामने फीडू था, अब उसे कौन सी डांट महसूस होनी थी। मज़े से चप करता पीने लगा। जब हाथ सुकून में नहीं आया था, वो जिमल के गले में पैनी चेन खींचने लगा। पहले तो यही खेल दिलचस्प था, लेकिन फिर इसको छोड़कर जिमल की नेक लाइन को पकड़ने लगा। ये बदतमीज़ी कर रहा है। ज़ियाल जो कब से उसकी शरारतें देख रहे थे, हरकत पर तड़क कर बोला, इसको पता है ये बदतमीज़ी है। अब बिना जिमल अपने मासूम बच्चे का गाल चूमते उसे खुद में भेज के, ये सब मेरा आकर दूर करो इसको। वो अब भी जेलस होने से बाज नहीं आया था। जिमल ने घूर कर उसे देखा। एक बार और बोला ना, कमरे से निकाल दूंगी। उसने घूरी देकर डांटा। ज़ियाल ने कुलस कर इस छोटी आफत को देखा, जो फीडू लेते हुए भी एक आंख से अपने बाप को देख रहा जैसे हंस रहा था। ज़ियाल ने झुककर इसके रूई जैसे गालों पर हल्की सी बाइट की। ये भी असर ना हुआ। वो आज से ज़ियाल को फिर बुलाता, जैसे इस खेल से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा था। ज़ियाल ने उसे पकड़कर अपनी गोद में ले लिया। पेट है ये टंकी, फुल ही नहीं हो रही। उसे अपने सामने करते आँख उसे डराना चाहा, लेकिन डीठ डरने की बजाय खिलखिलाकर हंसने लगा। जिमल ने ज़ाले को उठाकर फीड करवानी शुरू की। जामिल, जिसमें दूध पीकर इतनी ताकत आ गई थी कि एक एशियन गैंगस्टर के गाल पर पूरी कुव्वत से बाइट करता इसको कराने पर मजबूर कर गया। निकाल लिए ये खरगोश जैसे 2 दांत। पहले माँ के दिए ज़ख्म सबसे छुपाता था, अब बेटे के भी छुपाऊंगा। उफ़, क्या ज़िंदगी है। अपने गाल पर जामिल की नमी साफ करते उल्टा उसके गालों पर सारा बदला उतार दिया। लो बस हुआ इसका रेडियो ऑन। हाँ, अपनी बारी में मम्मम। हाँ, वो जामिल की गर्दन में मुंह दिए गुदगुदी करते उसे हंसने पर मजबूर कर गया। ये फैमिली मुकम्मल थी एक दूसरे के साथ। वो कुछ देर उनके साथ बैठा खेलता रहा, फिर उठकर कोट पहनने लगा। उसे आज साइड पर जाना था, वहाँ का काम फाइनल होने वाला था। जिमल उठकर उसके पीछे आकर खड़ी होगी, आगे आकर खड़ी हो ताकि नज़र भी हो। अपनी हंसी दबाते उसके छोटे कद पर चोट की। जिमल आगे आती उसे गूंजने लगी। जब ज़ियाल ने उसे उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा लिया और खुद बालों में ब्रश फेरने लगा। उसके बाल यूँ थे कि वो हाथ मारता तो वो अपने आप पीछे हो जाते। घने सिल्की बाल जो साइडों से थोड़े छोटे और दरमियान से बड़े थे। जिमल वहीं बैठकर उसकी टाई के साथ छेड़छाड़ करने लगी। क्या सो जाए मेरा बेबी। ब्रश पीछे रखते परफ्यूम उठाने के वक्फे में जिमल के होंठ भी चूमे। आप कब तक वापस आएंगे? आप हुक्म करें, हम जाएं ही ना। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोलता परफ्यूम का एक छिड़काव इस पर भी कर गया। वैसे तो सारी रात अपनी खुशबू में महकाता था उसे ये बेबाक खान। वो परफ्यूम पीछे रखने के साथ उसकी गर्दन में मुँह देकर ग्लव बाइट बनाने लगा। सी बताएं ना कब आएंगे? मैं चाहती हूँ हम ज़रियाब लाला के साथ ढेर सारा वक्त गुजारें, और अभी हम उनके साथ जाएंगे ना? आखिर में चहकते सवाल पूछा। ज़ियाल ने चेहरा बाहर निकाल कर संजीदगी से देखा। गुलाले, हम वहाँ नहीं जाएंगे। उसने ठहर कर जवाब दिया। लेकिन क्यों अभी? मुझे सबसे मिलना है, आपके मामा पापा भाई भाभी, प्लीज़ अभी। वो मिन्नत करती बोली। ज़ियाल उसे देखकर गहरी सांस लेता आगे आया और इसके होंठों को अपने होंठों से जोड़े उनकी सारी नमी अपने अलग में उतार दिया। अपने अभी की ये एक बात मान लो, फिर सारी ज़िंदगी में तुम्हारी मान कर चलूँगा, प्लीज़। बोलकर फिर से उसके होंठ चूमे। जिमल उसकी शिद्दत पर सुर्ख होती खुद पर जब्त कर गया कि हम नहीं जाएंगे। ज़ियाल के गले में दोनों बाएं डालकर पीछे बांधते उसकी नाक से नाक रगड़ी। आप मेरी सारी बातें मानेंगे, जिनमें पहले नंबर पर ये कि आप रात को शराफत से इसी तरह सोएंगे, मुझे तंग नहीं करेंगे। ज़ियाल जो आंखें बंद की उसकी कमर दोनों हाथों में थामे उसका साथ दे रहा था, जड़ से आंखें खोलकर उसे घुरा। ये बात निकाल कर हर बात मानूंगा, लेकिन जब तक अपने दिन भर की थकावट तुम्हारे वजूद में ना उंडेल दो, मुझे चैन नहीं आता। बोलते हुए उसका लहजा एकदम भारी हुआ। उसकी बात पर जिमल के पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो धीरे धीरे अपने और जिमल के चेहरे पर मसलने लगा। जब तक तुम्हारे बदन की सारी एनर्जी ना निचोड़ लूँ, तब तक मुझे खुद में एनर्जी महसूस नहीं होती। लहजा मजीद बोझ होता। जिमल का नाजुक सा दिल हथेली पर धड़का गया था। हाँ अभी उसने इसे सख्ते ज़ियाल को पुकारा। आपको जाना था बाहर? वह मुश्किल अटक कर बोली, जब उसे खुद ज़ियाल की इन जालिमा बाकियों से सुकून मिल रहा था। ज़रूरी नहीं है, तुम ज़रूरी हो, सबसे ज़रूरी। वो उम्र में
जितना जिम्मल से बड़ा था इतना ही ज़्यादा शिद्दतें जिम्मल पर निछावर करता था। इससे पहले उनके बैग ने की आरत पार होती वो बाहर से दरवाज़ा नॉक होते पामीर की आवाज़ आए, भाई जल्दी आ जाए, हमें निकलना है। उसकी आवाज़ पर ज़ियाल होश की दुनिया में आते थोड़ा पीछे हुआ। जिम्मल के पूरे बदन का खून चेहरे पर आ जमा हुआ था। आया, पामीर के जवाब देते खुमार भरी नज़रों से जिम्मल को देखा। बाकी का रात के लिए छोड़ाऊँ, लव यू मेरी जान के टोटे। उसके होंठ चूमते घड़ी उठाकर कलाई पर बांधी और जिम्मल को ड्रेसिंग टेबल से उतार कर नीचे खड़ा किया। वो चेहरे पर हाथ फेरती उसकी कुर्बतों के आसार मिटाने लगी। ओके, मिलते हैं रात में, अल्लाह हाफिज़। उसके माथे पर बोसा देते मुस्कुराकर अपने बच्चों की जानिब आया और दोनों को उठाकर बारी बारी चूमा, जो कब से बैठे अपने खिलौनों में मगन थे। जामिल तो उसे बाहर जाते देख गर्दन में हाथ डाल के कि अब इसे भी लेकर जाओ, ये नहीं आएगा बात। जिम्मल ने आगे आकर ज़बरदस्ती उसे पकड़कर जल्दी से बाहर निकल गया। पीछे जामिल का रेडियो कितनी देर ऑन रहा। उफ, ज़रियाब की एक आखिरी मीटिंग थी DGI और बाकी ओहदेदारान से, इसलिए वो भी ज़ियाल के साथ ही निकल गए थे। फल्लास भी आज उनके साथ गया था। इतने दिन से घर था। ज़ियाल ने उसे सख्ती से मना किया था कि जब तक ज़ख्म ठीक नहीं होता तब तक वो बाहर ना जाए, लेकिन आज सबके साथ वो भी चला गया था। आज घर पर सिर्फ औरतें थीं। ब्लैक पैंट पर चेक वाली शर्ट पहने वो नेक्स्ट से तैयार खड़ा बाहर जाने लगा था जब सबा बेगम उसके लिए जूस का गिलास लाई। तुम कहाँ जा रहे हो? अहमद कितनी तैयारी देखो, चंबे से बोली। अब आपको बता कर जाऊँगा मैं, उसने एकदम तड़क कर कहा। तमीज़ भूल गए हो, माँ से कैसे बात की जाती है। उनको आज़ाद उसके रवैये पर अफसोस हुआ था, लेकिन वो आगे से साथ झटक है। मेरे मुंह मत लगे और आइंदा अगर अपने दामाद को मेरे बारे में कुछ कहा तो याद रखिएगा, आपकी बेटी को बेवा करने में ज़रा देर नहीं लगाऊंगा। उंगली उठाकर दृष्टि से बोलते हुए जाने ही लगा था जब सबा बेगम ने उसे बाजू पकड़ अपने सामने कते एक जनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। बेशरम बदलियाज, अब तुम बहन को बेवा करोगे, इतने बड़े हो गए हो तुम। वो खून शाम अंदाज में उसके मुंह पर गुल्लाई थी। अहमद तो गुस्से से लाल पीला होता यूँ था जैसे अब फटेगा। तेज तेज सांस लेते मुठ्ठियाँ अजाब से भेजे हुए इन्हें देख लगा जब इसका हाथ एकदम अपनी माँ की जानब उठा। ये देख सबा बेगम सांस रोके एक जानब झुक गई। जब उन्हें महसूस हुआ कि उसने मारा नहीं, उन्होंने धीरे से आंखें खोलकर खौफजदा से होते उसकी जानब देखा। इसका हाथ पीछे खड़ी जिलानी के हाथ में था और वो खूनखार नज़रों से उसे देख रहे थे। देखते ही देखते उसका हाथ ज़ोर से झटक दिया। एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। वो बाप थे, उम्र चाहे कोई भी आ जाए, कुव्वत बेटे से ज़्यादा ही रहती। अहमद लड़खड़ा कर और निमो ज़मीन पर जा गिरा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को बेवा करोगे? उसे कॉलर से पकड़कर उठाते अपने मुकाबले करते दूसरे गाल पर भी वैसे ही थप्पड़ रसीद करते उसे लाल कर गया। सब बेगम मुँह पर हाथ रखे खड़ी उन्हें देख लेंगी। आज जिलानी साहब में एक बाप दिखाई दे रहा था, एक बेटी का बाप। आइंदा मेरी बेटी के लिए कुछ बुरा सोचा भी तो ये थप्पड़ याद रखना, और ये औरत तुम्हारी माँ से पहले मेरी बीवी है। अगर दोबारा ये हाथ उसकी जानब उठा तो जड़ समेत काट दूंगा, समझे? उसे कॉलर से दबोच कर अपनी जानब खींचते पूरी कुव्वत से उसके मुँह पर दाड़े। अहमद यूँ तो था गोया बदन काटो तो लहू नहीं। उसने कब अपने बाप की खुद पर ऊंची आवाज़ देखी थी। वो तो थे जो बेटे की मोहब्बत में थप्पड़ भी खाकर खामोश हो गए थे, लेकिन आज वो एक शौहर और बेटी के बाप बने इस पर धारते उसका खून खुश कर रहे थे। एक गर्म आंसू कतरा आंखों की बात तोड़ते सबा बेगम गाल पर फिसल गया। जिलानी ने अहमद का कॉलर छोड़ते उसे बाहर की जानब धकेल लिया। वो हक तक से अपने बाप को देखता रहा। गेट आउट फ्राम माई हाउस एंड कम बैक व्हेन यू लर्न टू रिस्पेक्ट योर मदर, गॉट इट? दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, और तब आना जब अपनी माँ की इज़्ज़त करना सीख जाओ। उंगली उठाकर शदीद गज़बनाक अंदाज में फुनकारे। उनका ये अंदाज़ एक अहमद नहीं रुका। वो दो सीढ़ियाँ उतरता सीधा बाहर निकल गया। उसके जाते जिलानी साहब के तन्ने असाब एकदम ढीले पड़े जैसे वो सदियों के बीमार। चेहरे पर अब गुस्से की जगह कुर्ब और अजियत थी। वो बेजान से होते बेड पर ढह से गए। उन्हें संदान बैठते देख सबा गिलास टेबल पर रखती एक ही जैसे में उनके पास आई। आप ठीक हैं? उनका हाथ थामते फिक्रमंदी से पूछा जब नज़र इनकी बूढ़ी आंखों पर गई जहाँ इस वक्त नमी होता रही थी। वो सबा का हाथ थामे बेबसी सा झुका गए। मैं लौट गया सबा, मैं बर्बाद हो गया। कहते वो फूट फूट कर रो दिए। इनको ऐसे रोते देख सबा की जैसे जान सी निकल गई थी। और ज़मीन से उठकर उनके साथ बैठ गई। जब जिलानी ने अपना सारा उनके सीने पर रख दिया। मैं बर्बाद हो गया। जिस औलाद के पीछे जलील हुआ आज वो मुझे जलील करके चली गई। मेरे हाथ कुछ नहीं बचा, मैं खाली हाथ हो गया। उनकी आवाज़ में तड़प थी। सबा उन्हें खुद में भेज गई। इतने दिन से बंद कमरे में पलता उनके दिल का गुबार वो अब निकाल रहे थे। क्या हुआ, मुझे बताएं, आप क्यों परेशान हैं? सबा ने उनका साथ चूमते बेहद नरम लहजे में और प्यार से पूछा। उन्हें कब आदत थी इनको इस तरह टूटा हुआ देखने की? ये सीट मैं अहमद के लिए चाहता था। ये सियासत उसके मुस्तकबिल के लिए बरकरार रखनी चाहिए। उसके पीछे अपनी बेटी तक मैंने दो पर लगा दी, जिसकी सज़ा में खुदा ने मुझसे सब छीन लिया। मैं ख़त्म हो गया मैं। बोलते वो मज़ीद शिद्दत से रो दिए। ये देख सबा खुद भी रो पड़ी। मैं अहमद की ये हालत देख अब कुछ वापस नहीं चाहता सबा, मैं बस खुदा से माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो माफ़ कर देगी ना? चेहरा उनके सीने से बाहर निकालते बेबसी से पूछा। सबा रोते हुए सर आने लगे। वो बेटी है, माफ़ कर देगी आपको। उनकी बात सुनते जिलानी फिर से उनके कंधे से लगे। आज उनकी बेबसी की इंतहा थी। वो एकदम बूढ़े हो गए थे। उम्र 50 के लगभग होकर भी वो 40-42 साल के लगते थे। ठोस बदन, गोरी रंगत, शायद रंग, आंखें, तीखे नैन। इस उम्र में भी आजकल के लड़कों के सामने डैशिंग और हैंडसम लगते थे। सबा उनकी दूसरी बीवी थी जो इनसे 14 साल छोटी थी। पैसे की रेल फेल होने के बाद खुद को मेंटेन करके रखा। वो अब तक यंग ही लगती थी। मेरे बेटे तो छीन लिया। वो किस राह पर निकल पड़ा? खुदा उसे भी हदायत देगा जैसे आपकी बेटी को दी।
उनकी बात का जवाब बेहद मोहब्बत से देती वो दोनों हाथ उनकी कमर पर बांध दिया। जिलानी उनकी आगोश में जैसे सुकून ढूंढना चाहते थे, जिन्होंने सिर्फ इनसे ताल्लुक़ तब निभाया जब तक उन्हें बेटा नहीं मिल गया। उसके बाद से सबा सिर्फ उनके घर में पड़ा साइड सामान से ज़्यादा की अहमियत नहीं रखती थी। वो कितनी देर इनसे लगे अपने अंदर की तकलीफ बाहर निकालते थे। थोड़ी देर में सबा बेगम बैठ ग्राउंड से टेक लगाए बैठी गोद में रखे जिलानी के सर में उंगलियां चला रही थी। उनका ये बदला रवैया देख उनका दिल खुशी से झूम उठा था। ये उनके सब्र का फल था, चाहे इस उम्र में आकर मिला हो, लेकिन मिल गया था। यकूत मिशी से मिलने देगा? उनके सवाल पर सबा ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। वो बहुत अच्छा है, कभी भी इनकार नहीं करेगा। उनके लहजे में यकूत के लिए बेपनाह मोहब्बत उमड़ आई थी। हमारा एक बेटा ऐसा निकला है, लेकिन खुदा ने दूसरा बेटा भी दिया है हमें, जो हर ऐब से पाक है, सुलझा हुआ, मोहब्बत करने वाला। उनकी बातों से जिलानी को यकूत की याद आई। ये सब उन्हें पहले से पता था। आखिर को पाशा के साथ सबसे ज़्यादा काम इन्हीं ने किया था। यकूत के साथ उनकी बहुत बनती थी। पाशा कई काम वो खुद करता था, कई नहीं, बल्कि सारे ही। कोई नहीं कह सकता था कि वो पाशा का राइट या लेफ्ट हैंड है। वो पूरा का पूरा दूसरा पाशा भी था, खरा और दबदबे वाली पर्सनैलिटी रखने वाला। और सो वो माफ़ कर दे। वो बेहद धीमे लहजे में बोलते, आंखें मूंद गया, सुकून सा महसूस हो रहा था, जैसे हल्का हो गया था। सबा वो आंखें मूंदे खुद भी बैठ ग्राउंड से सर की पोछ लगाए बैठी थी। जब उनकी आवाज़ उनकी समातों में गूंजी, जी झट से सर उठाते बोली, मैं वो बोलते ज़रा इसे हिचकिचाने लगे। बोले, सब ठीक है? उन्हें यूँ हिचकिचाते देख सबा को फ़िक्र के साथ साथ हैरत से भी हुई। ये भी पहली बार था। मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ ना? उनका सवाल गैर मुतवक्को था। सबा ने उन्हें देखा, लेकिन मुस्कुरा न सकी। कैसे इनकार करती वो उनकी जवानी ज़ाया इनकार करती वो उनकी जवानी ज़ाया हुई थी। नहीं, मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ, वह मुश्किल मुस्कुराते हुए बोली। जिलानी उठ कर बैठते उनके दोनों नरम मुलायम हाथ थाम गए। हाँ, मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया ना? वो बस देखती रही। मैं आज इन सब गलतियों का दावा करना चाहता हूँ। उनकी बात पर सबा ने ना समझी से उन्हें देखा, जैसे उनकी बात समझ में ना आई हो। मैं तुम्हारा हक अदा करना चाहता हूँ, साथ दोगी मेरा? उनके लहजे में खुमारी के साथ साथ डर भी था, जैसे वो इनकार कर देंगी। उनकी बात पर सबा का चेहरा यूँ था गोया कि बदन का सारा खून निचड़ कर चेहरे पर आ जमा हुआ। पूरा बदन पाल में लर्ज उठा था। कौन सी ख्वाहिश नहीं थी जो इस थोड़े से लम्हे में जाग उठी थी। वो औरत थी, और वो औरत जिनको इनका हक भी ठीक से ना मिला हो। उनकी ख्वाहिशें तो अंदर ही कहीं दब चुकी थी, लेकिन आज सिर्फ अपने शोर के मुँह से इनका जिक्र सुनकर उनके बदन में सनसनी सी दौड़ गई थी। कैसी बातें कर रहे हैं? वो हाथ धीरे से छुड़वाती पीछे खिसक गई। जिलानी को उनकी शर्मो हया दिल से भाई थी। मैं सुकून चाहता हूँ सबा, वो तुम्हारे अलावा कहीं नहीं मिल सकता। उनकी आंखों में खुमारी उतरने लगी थी, जिसे देख सबा का दिल सारी पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। वो बेड से उतरकर दरवाजे की जानिब गए और इसकी चटकनी ऊपर चढ़ा दी। सबा का दिल धक धक करने लगा था। हथेलियाँ एकदम पसीने से तर हो गई। वो वापस आते अपने मखून निगाहें सबा के चेहरे पर जमाए, अपनी शर्ट के बटन खोलते उसे एक जानब उछाल कर सबा के करीब आ गए। वो झट से आंखें झुका गई। जिलानी ने उनके हाथ थाम कर अपनी जानब धीरे से खींच कर बाहों में भा लिया। वो तो किसी मासूम कली की तरह उनकी बाहों में सिमटने सी लगी थी। वो धीरे धीरे इन पर अपनी मोहब्बत निछावर करते उन्हें एक हसीन दुनिया में ले गए, जहाँ सिर्फ वो थी और उनकी मोहब्बत। शाम गए। उन्होंने सबा को अपनी पनाहों से आज़ादी बख्शी थी। उनके सोने के बाद वो शावर लेती नीचे आ गई। जब सामने रखे मोबाइल पर मिशी की कॉल आने लगी, उन्होंने कुछ मुस्कुराते कॉल उठा ली। सामने मिशी का खिला हुआ चेहरा देख उनकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। माम कैसी हैं आप? दूसरी जानब से उसकी चहकती आवाज़ बोली, मैं ठीक, तुम बताओ याकूत कैसा और कब वापस आओगे तुम दोनों? कल वापसी है। और वो तो ठीक। वो बोलते बोलते एकदम रुकी। नज़र सबा के गीले बालों पर पड़ते उसकी शायद रंग आँख फैली। वेट अ मिनट माम, आपने इतनी सर्दी में इस वक्त शावर लिया, आपको ज़रा भी अपनी फ़िक्र नहीं है? उसने मसनूई से अंदाज में डपटा। जब इसकी बात पर सबा के चेहरे पर एकदम हया की लाली बेकर गई। आज सुबह वक्त नहीं मिला था, इसलिए जल्दी से बहाना करा। क्यों, आप कौन से काम में बिजी थी जो वक्त को फिर से एकदम चुप होती? और से उनका चेहरा देखने का, और देखते ही देखते उसकी आंखें फटती चली गई। वो शादीशुदा थी, उसे हया के रंग को बखूबी पहचानती थी। आप और डैड सब ठीक हो गया? उसने अटकते मुश्किल पूछा। सबा ने एक शरीर मुस्कुराहट लबों में दबाते साथ धीरे से इस्बात में लाया। इसी के साथ मिशी के मुंह से एक चीख बरामद हुई थी। वाह, कैसे, कब? जल्दी से बताएं, वो बेसब्री से पूछती चली गई। जब उन्होंने अहमद की सारी बदतमीजी उसे बताई और जिलानी के कमरे में बंद होने की वजह भी, मिशी इतनी खुश थी कि उसे आज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं बचा था। मेरे पैर कितने सूज गए, देखो। कोमल सोफे पर बैठी नीचे रखे टब में मौजूद गर्म पानी में पैर दिए बैठी थी। जब जिमल को देखकर बोली, होता है, थोड़ा दिन सब्र करें। जिमल मसरूफ से अंदाज में बोली। वो जाले को गंदम का दलिया खिला रही थी। जामिल उसके पीछे बैठा सामने दीवार गिर LED में चलती टॉम एंड जेरी देख रहा था। हाथ में पकड़ा रिमोट ले देकर जाले के तरफ मारने के लिए जैसे ही लेकर जाता, जिमल उसे घूर कर देखते और फ़ौरन से सीधा हो जाता। पता नहीं और कितने देख, मेरी तो अब बस हो गई। रात को पामीर बेचारे सारी रात मेरी वजह से AC में रहता है। उसे फ़ौरन पामीर की फ़िक्र हुई था। अभी जिमल का हाथ लगते चैनल बदल गया। सामने न्यूज़ एंकर गला फाड़ फाड़ कर आज की ताज़ा खबरें दे रहा था। इसको बंद करो, मुझे गुस्सा आता है इन पर। कोमल उसे देख चिढ़ कर बोली। जिमल ने जामिल के हाथ से रिमोट जैसे ही छीना, वो रोना शुरू हो गया। रुको बेटा, हम आपका वर्जन 2, मेरा मतलब टॉम एंड जेरी देखेंगे। सारा दिन दोनों को वही तो चलता। बोलते बोलते उसकी ज़बान को ब्रेक लगा। सामने न्यूज़ एंकर कुछ बोल रही थी, जो सुनकर वहाँ सब की सांस तक रुकी। आपको आज की अहम खबर से आगाह करते चले,
मलेशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर ज़रियाब खान अफंदी पर कुछ लोगों ने कातलाना हमला कर दिया। ज़राए के मुताबिक गोली उनके सीने में लगी है। ये हमला नामालूम अफराद की जानिब से किया गया था। अब तक मालूम न हो सका कि हमलावर कौन थे और क्यों ये हमला किया। जी नाज़रीन, आपको बताते चले, मलेशिया के प्रेसिडेंट ज़रियाब खान अफंदी पर माल रोड पर कातलाना हमला। एंकर बोल रही थी जब लाउंज में एक फसूं खेजी छा गया। आयरा और माम भी वहीं बैठती न्यूज़ सुनने लगी। उनकी गाड़ियों पर पहाड़ों की ओर से खूब गोलियां बरसाई गईं, जिनमें से एक गाड़ी उलटकर खाई में जा गिरी और बाकी गाड़ियों समेत इनमें मौजूद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं तानिया जी। तानिया बताएं वहाँ की अब क्या सूरत हाल है। जी, मैं यहाँ माल रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ दिन दिहाड़े बाहर के मुल्क से आए प्रेसिडेंट पर कातलाना हमला हुआ है। उनके साथ मौजूद अफराद की हालत भी काफ़ी हद तक तशवीशनाक बताई जा रही है। ये हमला मेरे पीछे आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा ना, उसकी ओर में छुपकर हमला हुआ है। प्रेसिडेंट की हालत वो बोलती गई जब सामने स्क्रीन पर ज़रियाब खान अफंदी के कुछ दिन पहले मीटिंग में ली जाने वाली तस्वीर भी चलाई गई, जिसे देख जामिल हाथ ऊपर करता बप बप करने लगा। उसकी आवाज़ पर जिमल एकदम होश में आई और बुखलाकर जल्दी से मोबाइल उठाकर ज़याल का नंबर डायल किया, लेकिन उसका नंबर भी बंद जा रहा था। उसने पामीर, बल्लास, उस्मान सब का नंबर मिलाया, लेकिन किसी ने भी कॉल ना उठाई। सबके नंबरों से सेंटर कॉल गर्ल की आवाज़ सुनाई दी। आपका मिलाया और नंबर फ़िलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। जिमल की आंखों से बेख्तियार आंसू टप टप गिरने लगे। कोमल की हालत मजीद बिगड़ने लगी थी। माँ ने जल्दी से उठकर उसे संभाला। इन आखिरी दिनों में थोड़ा सा स्ट्रेस भी बच्चे या उसकी अपनी जान के लिए ख़तरा बन सकता था। आयरा खुद अपने मोबाइल से बलास का नंबर मिलाती रही, लेकिन नहीं उठाएगा। न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही खबर गर्दिश कर रही थी, मलेशिया के प्रेसिडेंट को लेकर। माम ने अब उसे बीपी लो होने का ट्रीटमेंट देते हुए बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया ताकि वो सब बातें भूल जाए, वरना वो न्यूज़ सुनकर जानलेवा हद तक स्ट्रेस ले गई थी, जो ना उसके लिए अच्छा था ना इसके आने वाले बच्चे के लिए। आयरा यहाँ वहाँ घूमती पर लाश को कॉल करती रही, लेकिन उसने नहीं उठाई, जिसके बायस उसे खुद भी मज़ीद टेंशन होने लगी। तभी न्यूज़ एंकर की अगली खबर पर आयरा को लगा पूरा आसमान उसके सर पर आन गिरा था। हमले की जगह एक न्यूज़ एंकर ने हाथ में वॉलेट उठा रखा था। वो अच्छे से जानती थी इस वॉलेट को। सुबह ही तो बल्लास ने इसमें जामिल और जाले की तस्वीर लगाई थी, जब स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी। जी, ये वॉलेट हमें इस गाड़ी में से मिला था जिस पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि ज़ख्मी होने वाले अफराद में से एक का ये वॉलेट है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, गाड़ी की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदर मौजूद अफराद की इस वक्त हालत कितनी तशवीशनाक होगी। पूरे लॉन्च में वो अकेली बैठी थी। जिमल और माम को कोमल के कमरे में थी। दोनों बच्चे आयरा के पास थे। आयरा को लगा वो सांस नहीं ले पा रही, हाथ पैर बेइख्तियार कांपने लगे थे। गर्म आंसू अपने आप आंखों से बहते गाल पर लुढ़क गए। मार दो, अपना बदला पूरा कर लो। बलास की आवाज़ उसकी समातों में गूंजी। मैं मर जाऊँगा भाई, मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। लफ्ज़ों की बातगश्त होने लगी थी। आयरा का दिल बंद हो गया। सामने स्क्रीन पर वो वॉलेट और उस पर लगा फ़ोन देखा आयरा का सर चकराने लगा था। जामिल उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश करता था। आराम से सोफे से नीचे जा गिरा। उसकी रोने की आवाज़ आयरा को एकदम होश में ली। उसने जल्दी झुककर उसे उठाते गोद में लिया और इसके अपने आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जामिल की कमर थपकती बेजान सी यहाँ वहाँ उसे लिए चक्कर काटती रही। वो बीच रास्ते में ही ज़रियाब लाला से अलग होता साइड वाले रास्ते पर निकल आया था, क्योंकि उन्होंने कॉल करके उसे आज ही डील करनी थी कहकर अभी बुलाया था। बाकी सबको उसने ज़रियाब लाला के साथ ही भेज दिया था और ख़ुद साइड का काम देखने यहाँ आ गया। सामने ही डीलर खड़े थे जिनसे आज उस जगह की फ़ाइनल डील होनी थी। वो गाड़ी से उतरता अपनी मखसूस रौबदार चाल चलता इस जगह पहुँचा जहाँ वो सब एक जगह कुर्सी टेबल रख के बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरे नए थे। इनमें वो बंदा भी नहीं था जो डील करवा रहा था। ये देख ज़याल को हैरत हुई, लेकिन जाहिर किए बगैर वो जाकर सुकून से कुर्सी खींचकर एक टांग पर दूसरी टांग धरे बैठ गया। उसके सामने जो लोग मौजूद थे उनके पीछे 4 गार्ड्स कम 60 ज़्यादा थे। फूले हुए ठोस जिस्म जैसे बहुत ज़्यादा जिम की गई हो, अच्छा खाया गया हो। ये रहे पेपर्स इस जगह के। आशिर ने फ़ाइल उसकी जानब बढ़ाई, जिसे देख ज़याल ने उठाने ही लगा था कि उसकी अगली बात पर हो गया, लेकिन मैंने इस पर साइन नहीं किया। स्पॉट लहजे में बोलते वो फिर से कुर्सी की पुश से टेक लगा गया। पहले तुम्हें इस जगह साइन करना होगा जिसमें तुम्हारी वो बैरिया टाउन वाली ज़मीन के पेपर्स हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम इस ज़मीन के बदले हमें वो ज़मीन दोगे। उसके अलावा ना तो हम तुमसे पैसे लेंगे ना तुम हमसे लोगे। इसकी बात सुनकर सिर्फ एक लम्हा लगा था उसने कि आंखें बदलते 20 के रूप में आते। वो माथे पर 2 शिकने लिए कुर्सी की पुश से कमर की टेक लगाते उसे देखने लगा, लेकिन सिर्फ इस जगह की होनी थी। वो जगह मैंने अपने बेटे के नाम की है। वो जगह जिस जगह थी वहाँ आने वाले कुछ ही वक्त में मार्केट प्राइस आसमानों को छूने वाली थी। बड़े बड़े आर्किटेक्ट की नज़र इस जगह पर थी, क्योंकि वो जिस भी मगरमच्छ को वो जगह लेकर देते उसका बिजनेस तो दिनों में 7वें आसमान पर होता। उसकी अब की मालियत $4 बिलियन थी, जबकि जो जगह पाशा बेअब खरीद रहा था वो सिर्फ $1.5 बिलियन की मालियत रखती थी। सीधा घाटे का सौदा था, लेकिन वो कर जाता अगर वो जगह जामिल को इसकी बर्थडे पर ना दी होती, क्योंकि ये फैक्ट्री जो अब बन रही थी इसकी प्रोडक्शन भी इसी के बराबर जाने वाली थी। लेकिन हमें वो जगह पसंद है, तुम हमें वो दे दो, हम तुम्हें ये दे देंगे। वो 2 टोक अंदाज बोलते सिगार सुलगाया। उसकी ये हरकत इंजील सी ग्रे आंखों ने नोट की। वो नॉर्मल रहा। एक गहरी सांस लेते उसने ऊपर आसमान की जान देखा। आंखें बंद करके याद करना चाहा कि क्या जिमल ने उससे कोई वादा लिया था कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। याद आया नहीं, सिर्फ ज़बान हुई थी, लेकिन वो भी सिर्फ बेदर्दी से मौत ना देने की। यहाँ तो लिहाज के इस बात का उसने चेहरा सीधा आशिर की जानब करते आंखें घुमाकर उसके चारों गार्ड्स को देखा। ज़बान जिस जगह की हुई थी डील भी इसी की होगी।
स्पॉटलाइट में बोलते नजरें आशर पर गाली। आजकल ज़बान कौन देखता है यार, अपना प्रॉफिट देखा जाता है। अब तुम्हें इस जगह की ज़रूरत है और मुझे उस जगह की, सिंपल डील करो और जगह तुम्हारी। उसका अंदाज़ दोस्ताना था मगर होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। साफ पता चल रहा था वो पाशा को उकसा रहा है जबकि इसे वो जगह नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था। साइन साफ लहजे में सिर्फ एक लफ्ज़ कहा गया जिसका आशिर ने कुछ खास असर न लेते सिगरेट का धुआं हवा के स्पोर्ट किया। सॉरी पाशा, लेकिन मैं भी। इससे आगे वो कुछ कह पाता, सिर्फ एक लम्हा लगा था। फिजा में एक साथ 4 गोलियों की आवाज़ गूंजी थी और पलक झपकते उसके हट्टे कट्टे गार्ड ज़मीन पर ऊंधे मुँह जा गिरे थे। ये देख आशिर एक झटके में कुर्सी से उठता पीछे पड़े गार्ड्स को उनको की तरह देखने लगा जिनके माथे पर बीचों बीच सुराख हो गया था। उसने हैरत से मुड़कर पाशा बे को देखा जिसके हाथ में पकड़ी बंदूक की नाल से धुआं अब तक निकल रहा था। उसे बेख्तियार इस भीड़ से खौफ महसूस हुआ। अफसोस हुआ मिस्टर अशर जबील के यहाँ आने से पहले ये नहीं जाना कि डील एक पठान से कर रहे हो जिसके लिए सबसे पहले ज़बान आती है फिर बाकी चीज़ें। कहते वो उठकर खड़ा हुआ और बंदूक रखते अपनी सिगरेट निकालकर सुलगाती हुआ उसे धुआं खींचकर मुंह में भरते आशिर के खौफजदा से चेहरे पर छोड़ा। साइन इसी तरह स्पाट अंदाज बोलते पेपर्स की जानिब इशारा किया जिन पर झुकते आशिर ने फ़ौरन से साइन कर दिया। साइन देख पाशा ने एक सरसरी सी निगाह इस पर डाली और दरमियान से टेबल को ठोकर मारकर साइड करते हुए आशिर के करीब हुआ। अब ये बताओ मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया, क्यों तुम्हें इस जगह के बारे में इल्म नहीं था, ना तुम्हें वो जगह चाहिए। आंखों में शफाकियत थी। आशिर को अपना खून पोश होता महसूस हुआ। मामा मुझे कहा गया था कि तुम्हें थोड़ी देर मसरूफ़ रखो। उसने अटक अटक कर बामुश्किल जवाब दिया। जब उसके जवाब पर एक शिकन मजीद पाशा के माथे पर पड़ी। किसने कहा और क्यों? स्पाट अंदाज में पूछा। अजहर महमूद और कैसर जावेद ने करने को कहा था और उनका प्लान मलेशिया के प्रेसिडेंट को कत्ल करने का था और वो तक कर सकते जब तक तुम इनसे अलग हो जाओ। वो बाकी बातें नहीं सुन सका। हाथ में पकड़ी सिगरेट ज़मीन पर जा गिरी। उसके ज़हन में सिर्फ ये अल्फाज गूंज रहे थे, मलेशिया के प्रेसिडेंट के कत्ल का प्लान। वो सब कुछ छोड़ता अपनी गाड़ी की जानिब भागा जब पीछे से आशिर की आवाज़ ने उसके कदम वहीं जंजीर कर दिया। अब तक वो लोगों ने मार चुके होंगे क्योंकि जहाँ से तुम्हारी गाड़ी मुड़ी थी उसी जगह उनके बंदे हमला करने के लिए खड़े थे। उसके अल्फाज जैसे ज़ैल के कदमों तले से ज़मीन निकाल गया। उसे लगा वो सांस नहीं ले पा रहा। उसने मुड़कर आशिर को देखा और देखते ही देखते एक फायर सीधा उसके माथे पर मार दिया। ये अंजाम मुझे गुमराह करने का। खून शाम लहजे में गुलाते वो अपनी गाड़ी में बैठा जन से उड़ा ले गया। दिमाग कितनी उलझनों का शिकार हुआ था। दिल में कैसे कैसे वसवसे आने लगे थे। ये सिर्फ वही जानता था कि ये वक्त इस पर एक कड़ी क़यामत बनकर गुजर रहा था। नहीं, वो इतनी आसानी से किसी अपने को नहीं खो सकता था। इन दिनों से सियासतदानों को वो अच्छे से जानता था। कौन सा ऐसा करप्ट सियासतदान था जिसका पाशा बे को नहीं पता था, लेकिन उनकी दुश्मनी पाशा बे के भाई तक कैसे और क्यों पहुंची उसका दिमाग को समझ नहीं पा रहा था। वो गायब दिमागी से रफ ड्राइविंग करता, साथ कॉल्स भी करता रहा, लेकिन आज किसी की कॉल नेटवर्क के बायस नहीं मिल रही थी। इस जगह पहुंचा जहाँ से उसने मुड़ने की गलती की थी। वहाँ इतने सारे मीडिया के लोग और उनकी गाड़ी देख ज़याल का दिमाग जो थोड़ा बहुत चलता वो भी बंद हो गया। वहाँ पुलिस की बारी नफरी भी मौजूद थी। एक अजीब सी गहमा गहमी मची हुई थी जिसे देख ज़याल का दिल तक बंद हो गया। वो छोटे छोटे बोझल कदम उठाता आगे आया जहाँ पुलिस की क्रॉस लाइन थी। एक पुलिस वाले के इसे रोकने पर पाशा ने उसे जिन खून खान नज़रों से देखा था वो देख पुलिस वाला एक झटके में पीछे हो गया। वो बोझल कदम उठाते आगे आया। सामने ही दरियाब खान अफंदी की गाड़ी थी जिसे गोलियों से जैसे भून दिया गया था। उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि अंदर मौजूद अफराद बच पाए होंगे। दूसरी गाड़ी की हालत इतनी बुरी नहीं थी, मतलब इन हमलावरों का निशाना सिर्फ दरियाब खान अफंदी था। ज़ैल को बेख्तियार गाड़ी का सहारा लेना पड़ा था। वो अजीब खाली खाली नज़रों से इस गाड़ी को देख रहा था। जब उसे ख्याल आया कि गाड़ी यहाँ आया तो लाला कहाँ है। ख्याल आया तो उसने एक पुलिस वाले से पूछा। उसने अस्पताल का नाम बताया। सुनते ज़ैल वापस अपनी गाड़ी की जानिब भागा और पूरी रात से उसने कहीं ब्रेक नहीं लगाई। दरमियान में आने वाली गाड़ियों को टेक ओवर करते हुए इस हॉस्पिटल में पहुंचा था जिसके अंदर बाहर पुलिस ही पुलिस थी जो यकीनन सिर्फ दिखावा करने आई थी। वो गाड़ी आया हॉस्पिटल के सामने रोका। दोनों अंदर की जानिब भागा। रिसेप्शनिस्ट से रूम नंबर पूछ कर भागते कॉरिडोर में कितने ही मरीज इससे टकराए, वो किससे टकराया कुछ पता नहीं था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ वो गोलियों से बुनी गाड़ी घूम रही थी जिसे देखो उसके दिल ने एक अब तक बदन में खून की गर्दिश शुरू नहीं की थी। वो जैसे ही रूम के बाहर पहुंचा सामने ही पामीर, बल्लास और उस्मान बैठे थे। वो कब तक ऐसे अपनों के पीछे भागे, कब तक उसके दुश्मनों से इसी तरह उसके रिश्तों पर वार करके जेर करते रहेंगे। अब बस थी। इन तीनों के साथ झुके हुए थे। इनको यूँ देख ज़याल वहीं रुक गया। उसने खो दिया अपने लाला को। ये सोच ही जैसे उसकी रूह तक कब्ज़ कर गई थी। वो बोझल कदम उठाते इन तक आया। लाला कैसे हैं? आते साथ पूछा, लेकिन आवाज़ खासी धीमी थी। एक डर सा लहजे में छलक रहा था। तीनों ने सर उठाकर उसे देखा। बल्लास उठकर सीधा उसके कंधे से लग गया। सॉरी भाई, हम लाला की हिफाजत नहीं कर सके। वो सब इतनी अचानक हुआ, हमें पता ही नहीं चला। बोलते हुए उसकी आवाज़ रूंधी थी। ज़याल ने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखते सांस लेनी चाहिए, मतलब इसका डर सच हो गया। तब अगली सांस नहीं ले सका। तभी डॉक्टर चेहरे पर से मास्क उतारते बाहर निकले। आपका पेशेंट अब खतरे से बाहर है, आप इनको रूम में शिफ्ट करने के बाद मिल सकते हैं। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोलते चले गए। पीछे इनके अल्फाज जैसे सब में जान सी डाल गए। सबसे बढ़कर ज़याल में उसने हैरत से उन सबको देखा। लाला को क्या हुआ था? वह मुश्किल लटकते हुए पूछा। बाजी पर गोली लगी है। पामीर के बताते ज़याल के कदम पे सख्त लड़खड़ाए। वो बेख्तियार ज़मीन पर बैठकर सजदे में चला गया। वो मेरे खुदाया, उसके लबों ने ज़ेरे लब कहा और वो क्या कुछ नहीं सोच चुका था। वो इस थोड़े से वक्त में खुद कितनी बार नहीं मारा था, ये सब वही जानता था। अगले आधे घंटे में वो रूम में शिफ्ट हो चुके थे और अब तकिए से टेक लगाए सामने खड़े जी को घूर रहे थे।
इसको बोलो हमको इसका शक्ल नहीं देखना, जाए इधर से। वो तड़क कर बोलते चेहरा दूसरी जाना मोड़ गया। उनको इस मखसूस पठानों वाले लहजे पर बाकी तीनों को हंसी आई थी। आप समझ क्यों नहीं रहे, यहाँ आपकी जान को ख़तरा है, आप वापस चले जाएँ। वो एक ही बात पर बज़िद था, आगे भी इसका बड़ा भाई था। माड़ा हम पठान हैं, हमको जान से ज़्यादा अपनी इज़्ज़त अजीज़ है। और हमारा इज़्ज़त पीठ दिखाकर भागने में नहीं है। हम नस्ल रोल के रख देगा इन सब का। और तुम क्यों फ़िक्र हो रहा है, तुम जाओ शाबाश अपना काम करो, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दोबारा हमको अपना शक्ल मत दिखाना। उनको ज़याल की वापस जाने वाली बात पर गुस्सा आया था। एक तो ये बात उनकी गैरत ने गवारा नहीं की, दूसरा वो अब भी सिर्फ उनको भेज रहा था, खुद जाने का जिक्र तक नहीं किया। भाई लाला का हुक्म है। बल्लाज ने हंसी दबाते ज़याल को मुखातब किया। शट अप, उसने झिड़क कर बोलते उसे चुप करवा दिया और रुख वापस से लाला की जाना मोड़ लिया। लाला बस हो गया, आज आप वापस जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता मेरी दुश्मनी आप तक आए। आपकी पामीर उसकी जाना बात सुनते हैरत से बोला। लाला ने खुद इन मगरमच्छों से पंगा ले लिया भाई, सबको टंगा के रखा हुआ है, तभी सबकी बजी हुई है। इसकी बात पर ज़याल ने फटी फटी नज़रों से दरिया को देखा, जैसे उसे यकीन ना हो रहा। सबके पत्ते लाला ने साफ़ कर दिए। ब्रो, बल्लाज ने भी टुकड़ा लगाया। ये तो अच्छा बात है फिर। उस्मान ने थोड़ी पर उंगली टिकाते को सोच कर कहा। जब साथ खड़े पामीर ने गर्दन पूरी मोड़ कर इस मिक्सचर को देखा। भाई बात मोनस है, अस्गी से उसकी तस्दीक की, जिस पर उस्मान ने घूर कर उसे देखा। तुम अपनी मुँह बंद करो, तड़क कर कहा। यार तेरी उर्दू ठीक हो या ना हो, मुझे ज़रूर तूने मुज़क्कर से मोनस बना देना। ये बोल कर उसकी फिर आपसी जंग शुरू हो चुकी थी। ज़रा ने दोबारा से कोई बात नहीं की, बल्कि इन तीनों के साथ ज़बरदस्ती अपने डिस्चार्ज पेपर्स बनवा कर घर के लिए निकल गए। ज़याल ड्राइविंग करता वक्त से इनको देख रहा था, जो पीछे बैठे तीनों नमूने से कुछ दिली से बात करते जा रहे थे। वो पठान थे, उसे एक गोली का उनकी सेहत पर ज़रा बराबर कोई असर नहीं हुआ था। इतनी गोलियां उनकी गाड़ी पर बरसाई गई थी, अनकरीब तक इनका वजूद भी ना मिलता, इतना छल नहीं हो जाता। लेकिन उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, जिसके बाद इतनी गोलियां बरसा के सामने वाला शीशा तोड़कर इन पर हमला हुआ। इनके पास भी अपनी बंदूक थी, जिससे मौके पर उन्होंने इस बंदे को ख़त्म कर दिया। वो लोग थोड़ी देर तक घर पहुँच चुके थे जब मुलाजिम ने आकर अंदर उनके आने की इतला दी। आयरा मुलाजिम के बताते जामिल को सोफ़े पर बिठाती अंधाधुंध बाहर की जानब भागी। भागते हुए उसका दुपट्टा कहाँ गिरा उसे कुछ पता नहीं था। सामने ही ज़याल गाड़ी का दरवाज़ा खोले लाला के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। पीछे से वो तीनों जैसे ही निकले, आयरा सीधी आकर बल्लाज के सीने से लगे। वो इस अचानक अफ्तार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, तभी बेख्तियार कदम लड़खड़ाते पीछे हो गया। उसने आयरा से उसे देखा, जबकि बल्लाज तो यूँ था गोया पत्थर की मूरत। उसके हाथ खुले रह गए, वो सीने से लगी बुरी तरह से हामती रोने लगी थी। लाहौल वाला हुआ था, बोलते ज़रियाब अंदर चले गए। उनके ये अमल सख्त नापसंद किया जाता था। ज़याल भी उनके पीछे हो लिया। पीछे खड़ा पामीर बल्लाज की पीठ थपक कर उसकी जानिब एक आंख मारते अंदर चला गया। आप ठीक हैं? वो न्यूज़ पर वो दौड़ती हुई न्यूज़ में जो देखा उसे बताने लगी, जबकि बल्लाज सिर्फ उसका अपने सीने से लगना देख रहा था। उसका सारा ऐन बल्लाज के दिल के मकाम पर टिका था। वो नाजुक सी जान उसके पहाड़ी वजूद के आगे बिल्कुल छोटी सी लग रही थी। मैं डर गई थी। आप ठीक है ना? वो पीछे हटती उसे देखने लगी। जब इसकी नज़र इसकी शर्ट पर लगे खून पर गई। ये क्या हुआ? आपको चोट लगी है? खून देख आयरा मजीद खौफज़दा सी हो गई। अपने भाई की मौत के बाद उसे ज़रा सा खून के कतरे से भी डर लगता था, और यहाँ तो बल्लाज की आधी सफ़ेद शर्ट खून से सुर्ख थी। ये मेरा खून नहीं है। उसके चेहरे का तवाफ़ करते कदरे धीमी आवाज़ में कहा, सुनकर आयरा कि जैसे जान में जान आई थी। इसी वक्त बल्लाज ने उसके बगैर दुपट्टे के यूँ खड़े होने पर गौर किया। आसपास उनके बंदे खड़े थे, जिसकी वजह से आयरा का बिना दुपट्टे के खड़ा होना देख बल्लाज का खून खौल गया था। इसी वक्त पास उससे उसका एक बंदा गुजर रहा था, जिसने सर्दी के बायस कंधों पर शाल ले रखी थी। बल्लाज ने आयरा की आंखों में झांकते एक हाथ बढ़ाकर एक झटके में वो शाल खींचकर उतारती हवा में लहराकर अपने और आयरा के गिर्द लपेट कर उसकी नाजुक सी कमर को थामते अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों हाथ उसके सीने पर रखे उसकी बुरी आंखों में खौफज़दा सी देख लगी। मेरी बीवी और दुपट्टे को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखो। जब भी आवाज़ में सख्ती से उसे उसकी गलती का एहसास करवाया। आयरा के चेहरे की रंगत पल में बदली थी, दिल की धड़कन बुरी तरह से मुंतशिर हुई थी। तुम चाहे इंसानियत का रिश्ता निभाओ, लेकिन जब तक मेरे निकाह में हो मेरी बनकर रहो, और मुझे अपनी हर चीज़ पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं। लहजा किसी भी किस्म के जज्बात से आई था। सॉरी, वो कामती हुई आवाज़ में बोलती। माथा बल्लाज की कसरती सीने पर टिका गई। दिल एकदम भारी हुआ था। न्यूज़ ना सुनती, शायद यहाँ खड़ी उसके शफाकपन भी बर्दाश्त न करती, लेकिन वो तो अब तक इन अल्फाजों के सैर से ही नहीं निकली थी। बल्लाज उसकी मासूमियत पर एकदम ढीला पड़ा था। ऐसे तो मुझे इंसानियत का रिश्ता भूलने पर मजबूर कर रही हो। शरीर होते कदरे संजीदगी से बोला। जब आयरा ने चेहरा ऊपर करते उसे सवालिया नज़रों से देखा। मतलब अटकते बमुश्किल पूछा। कमरे में जाकर समझाऊंगा, अंदर चलो, अगर बेवा नहीं होना चाहती तो। उसके कान पर जोकर सरगोशी करते धीरे से अपने लबों को आयरा के गाल से नामहसूस तरीके से मस किया, ऐसा कि आयरा को भी महसूस नहीं हुआ। शाल उसके सर तक नापते वो आयरा को अपने साथ लिए अंदर आ गया। सामने सब लाउंज में थे। पामीर कमरे में कोमल के पास चला गया था। सामने लाला को देख बल्लाज ने आयरा का हाथ छोड़ दिया। ज़याल के आगे तो वो थोड़ी बहुत रोमांटिक हरकतें कर लेता था, लेकिन ज़रियाब लाला के आगे तो अपनी बीवी देखने से भी जान निकलती थी। ज़रियाब सामने LED पर चलती न्यूज़ देख रही थी। जमल गुस्से से भरी बैठी सामने बैठे मासूमियत का हारे कार तोड़ती ज़याल को देख रही थी। ये कितना झूठ है, हमको गोली बाजू पर लगी, ये सीने पर बता रहे हैं। तौबा तौबा। वो हैरत से मुंह खोले सामने न्यूज़ एंकर को देख कर बोले। जब इनकी बात पर बाकी सबने अपनी हंसी दबाई।
ये वो नहीं है, इनका पैसा बोल रहे। जयाल ने सरसरी से लहजे में बोलते उनकी इतलात में इजाफा किया। जहाँ से वो आए थे वहाँ हमेशा सच बोलता था, इसलिए ये बात उनके लिए हैरान कौन थी। ऐसे तो माड़ा कल को ये हमारा कत्ल खानी भी करवा देगा। अंदाज़ इतना क्यूट था कि किसी से भी इस पर हंसी कंट्रोल नहीं हो पाई। सब के बेसाख्ता कह के फूटे। किसने कहा पंगा ले, यहाँ आकर यहाँ ऐसे ही चलता है, आप वापस चले जाएँ। अब वो फिर अपनी रट पर आ गया। ज़राब ने घूर कर उसे देखा। तो तुम इधर छोला भेज जाए जो तुम इधर ही रहेगा। उस्मान और बल्लास की बस होने लगी थी। ज़याल उनको देख कर रह गया। मुझे आदत होगी है लाला, आपको नहीं है तो आप जाएं। तुम चुप करो, तुम्हारा सारा आदत हम ख़त्म कर देगा। उनकी नज़र घूम कर गुस्से से लाल बुबुका होती जिमल पर गई। गुल तुम बोलो इसको। उनके यहाँ बहनों को प्यार से गुल भी कहा जाता था, लेकिन ज़रियाब को न जाने क्यों जिमल में गुल ही नज़र आती थी। उनकी बात पर ज़याल ने सर पिटाकर इसको देखा। इसको मत घसीटें। वो जानता था वो बोलेगी तो ज़याल खान अफंदी का भी मना नहीं करेगा। वो बेबस था इस औरत के सामने। जिमल उठकर ऊपर अपने कमरे में चली गई, लेकिन पीछे उसकी हेज़ल आंखों से गिरने वाला आंसू ज़याल की नज़रों से छुप ना सका था। अब यही तुमको अक्ल दिलाएगा। उसको जाते देख ज़रियाब की बात पर ज़याल बेबसी से उन्हें देखा। ये अच्छा नहीं किया लाला। वो गहरी सांस लेते बस यही बोल सका, ओ जाओ जाओ, हमको पता है क्या अच्छा है। फ़िलहाल तो तुम्हारा जो शामत आएगा ना, हमको वो देखना है। जाओ मेरा बच्चा। वो इतने फ़नी भी होंगे ये किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था, क्योंकि उनका पहला तासुर ही सामने वाले को अपनी रौबदार पर्सनैलिटी का गर्विदा कर लेता था। लेकिन इस वक्त वो जो ज़याल को आड़े हाथों ले रहे थे, इसका सबसे ज़्यादा मज़ा बल्लास को आ रहा था। आज तक ज़याल ने सबको तनका रखा था, अब इसे भी कोई तनका रखने वाला आ गया था। ज़याल उठकर इसके पीछे ऊपर चला गया। इसके जाते बल्लास छलांग लगाता ज़रियाब वाले सोफ़े पर आकर इनसे जुड़कर बैठ गया। लाला सही खींच रहे हो, और भी डांटो कल उनको, अब तक का सारा बदला निकाल दो। उनके कान में सरगोशी की। पामी ने झुककर उसकी खुसर फसर सुननी चाहिए, लेकिन नाकाम हो गया। इसको तो हम खींच देगा। तुम बताओ तुम्हारे मोहब्बत का भूत किधर भी कैसे जाग जाता है। तुमको अकल वकल नहीं है। बच्चा लोगों को बाहर बिना दुपट्टे के नहीं आना चाहिए। उनको फ़ौरन बाहर वाला मंजर याद आया। बल्लास जो आया तो ज़याल की फैंटी लगवाने था, लेकिन खुद उसकी अपनी क्लास लग गई। पामीर और उस्मान दोनों हंस कर लौट-पोट होने लगे थे। वो कमरे में आती सीधी बेड पर डब से बैठ गई। ज़याल भी उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे ऐसे बैठे देख कर मन सा होता उसके करीब जाकर बैठा। जट गया। वो दोनों हाथ थामते उसकी सामने दो जानू होकर बैठा। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरते देख उसका दिल बेचैन हो उठा था। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसके रुखसार पर हाथ रखते मोहब्बत बल्ला जी पूछा, लेकिन वो देखती रही। आखिर में उसके कंधों को पीछे की जानिब धकेलती उठकर बेड की दूसरी जानब चली गई। ज़याल ज़मीन पर बैठा हाथ बांधे अपनी बिपरी शेरनी को देखने का, फिर उठकर इसके पास गया जो रुख मोड़ कर खड़ी थी। बुला ले, बताओ तो क्या हुआ है? उसके कंधे थामे अपने करीब करते पूछने लगा। जब जिमल ने उसकी जानब मोड़ते उसे फिर से खुद से दूर धकेल दिया। डोंट टच मी, दूर है मुझसे, समझे आप? वो उंगली उठाती जख्मी शेरनी की तरह दाढ़ी थी। उनकी आंखों से गर्म शायर मजीद रवानी से बहता उसके आरज़ तर कर गया था। समझते क्या है खुद को? हाँ। दोनों हाथ ज़याल के सीने पर रखते उसे पीछे की जानिब धकेलते खुद एक कदम आगे आई। उसे पीछे धकेल पाना इस नाजुक जान के लिए आसान न था, लेकिन ज़याल खुद को इस कदर ढीला छोड़ चुका था कि उसके ज़रा से धक्का देने पर वो 2 कदम पीछे की जानिब लड़खड़ा गया। मैंने यहाँ एक जुमला मरने का बोल दिया तो आपको गुस्सा आ गया, और मैं यहाँ डेली न्यूज़ देख देकर पल पर मरूँ, वो कुछ नहीं। वो धाड़ रही थी। ज़याल शाल साकत सा खड़ा उसे देखे गया। क्या समझा हुआ खुद को? बोले। ज़याल के कॉलर मुट्ठी में सख्ती से जकड़कर अपने करीब करती उसके मुंह पर खूना शाम अंदाज में गुलाई। ज़याल अभी दोनों हाथ पहले में गिरे उसकी आंखों में देखता रहा। मेरे मरने का सुनकर आपको तकलीफ़ होती है? क्या मुझे तकलीफ़ नहीं होती? क्या मेरे पास दिल नहीं है? बोलें। उसके लबों से ये लफ्ज़ सुनकर ज़याल का दिल जैसे मुट्ठी में आया था। आप मेरे बगैर नहीं रह सकते। मैं रह सकती हूँ। बोलते वो फूट फूट कर रो दी। गुल वो बोलने लगा था कि जिमल ने उसका कॉलर छोड़कर खुद से दूर धकेल दिया और पेट पर बैठकर दोनों हाथों में चेहरा छुपाए ज़ारों कथा रोने लगी। उसका यूँ तड़प कर रोना ज़याल की जान लबों पर ले आया था। वो वहीं उसके सामने बैठ गया। गुला लिया। उसे समझ नहीं आई कैसे चुप कराए। वो और मज़ीद फूट फूट कर रोने लगी। ज़याल उसे खींच कर अपने सीने से लगाते ज़ोर से भेज गया। मैं सब छोड़ दूँगा, सब कुछ। उसकी आवाज़ में तड़प दी। अपनी गुलाले का यूँ तड़प कर रोना उसका दिल सूखे पत्ते की तरह लर्जा गया था। वो हिचकियों में रोती उसके सीने में छुप गई। ज़याल के दोनों मजबूत आसार उसे खुद में छुपा गए। आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगी हबीब, मैं मर जाऊँगी। वो फूट फूट कर रोती हिचकियों में अटक अटक कर बोली। आवाज़ जैसे घुट सी गई थी। ज़याल से मज़ीद खुद में भेंट किया। नहीं होगा, आई प्रॉमिस, प्लीज़ रोना बंद करो। तुम्हारा यूँ तड़प कर रोना मेरा दिल बंद कर रहा है। प्लीज़ बुला ले। वो मिन्नत करने वाले अंदाज में बोलता उसकी पीठ से हिलाने लगा, लेकिन वो नहीं हुई चुप। और मज़ीद शिद्दत से रोती ज़याल की जान निकाल गई। ये तो सिर्फ वही जानती थी वो थोड़ी देर कैसे रही थी घर से ज़रियाब के साथ ज़याल को निकलते देखो न्यूज़ को कहाँ से कहाँ सोचने लगी थी। आसान नहीं होता जिस शख्स को आप अपनी पूरी दुनिया मान लें उसी के ख़त्म होने का आप तसव्वुर भी कर लें। जान निकल जाती है। जिमल की भी निकल गई थी। जट गया, यार चुप हो जाओ वरना मैं भी रोने लगूँगा। उसकी धमकी से कहाँ शायद काम कर गई थी। जिमल चेहरा उसके सीने से बाहर निकालती सुर्ख मुतूरम आंसू से उसे देख लगी। जब इसकी आंखों की ये हालत देख ज़याल का दिल कट कर रह गया। वो बेदर्दी से अपने गाल हाथ की पुश से रगड़ती उठ कर वार रोड की जाने भाई और इसे खोल कर अपने कपड़े निकालने लगी। ज़याल सवालिया निगाहों से उसे वो सब करते देखने लगा। जब उसने अपने कपड़ों के साथ बच्चों के कपड़े भी निकालते
बेड पर फेंके, क्या कर रही हो? वो इसके पीछे आकर खड़ा होते पूछने लगा, लेकिन जमल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नौज अपने काम में मगन रही। जब जयाल ने उसे कमर से सांपते सीधा वार्डरोब से पिन कर दिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? उसकी आंखों में देखते स्पॉट लहजे में पूछा। जमल सांस रोक के खड़ी उसकी दोनों आंखों में देख लेंगे। मैं और मेरे बच्चे अब यहाँ नहीं रहेंगे। उसकी बात सुनते जयाल का दिमाग चकरा कर गया। वट तो कहाँ रहना है? वो तकरीबन चीखा था, हम लाला के साथ जाएंगे आज ही। सख्त स्पॉट लहजे में बोलती वो जयाल को खुद से पीछे धकेल कर फिर से बच्चों के कपड़े निकालने लगी। लेकिन मैं नहीं रह सकता तुम तीनों के बगैर। आप बेबसी की इंतहा थी। जमल ने रुककर उसे देखा। हम तीनों रह सकते हैं, यहाँ रह कल पर मरने से अच्छा वहाँ रह लिया जाए। उसकी बात पर जयाल का सांस तक रुक गया। क्या वो इसके बगैर रह सकती थी? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उसके हाथ से जाली की फ्राक पकड़ कर वार्डरोब में फेंकते जमल को अपने करीब करते उसकी नाजुक सी कमर पर अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त सख्त की तो खुद भी चलें साथ। उसकी आंखों में देखते स्पाट अंदाज में कहा। जयाल सांस रोके उसे देख लगा। उसकी इस बात के आगे वो कुछ देर कुछ नहीं बोल सका। वो इस औरत पर सख्ती कभी नहीं कर सकता था, जैसे खुद से मोहब्बत भी बेपनाह मोहब्बत दे देकर करवाई। या वह उसे रोक सकता था जो प्यार से त्वार के झुकने वाली नहीं थी। हाँ, उसे अपना आप बेबसी की इंतहा पर महसूस हुआ था। आप नहीं छोड़ सकते, कुछ मुझसे ज़रूरी आपके लिए। ये खून खराब है। उसे खुद को ठहरी नज़रों से देखते पाकर वो अपना आप उसके आसार से निकालती फिर से अपनी पैकिंग करने लगी। जयाल वहीं खड़ा इस जगह को देखते रहा जहाँ थोड़ी देर पहले वो खड़ी थी। क्या उसकी बात सच थी? क्या वो इसके लिए सबसे ज़रूरी नहीं थी? दिल से सवाल आया था। नहीं, ये औरत उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। वो खामोशी से धड़कते दिल को काबू करने लगा जो आने वाले वक्त को सोचकर नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा धड़कने लगा था। उसे लगा वो आज सारी पसलियाँ तोड़कर बाहर आ गिरेगा। उसका दिमाग मोक होने लगा था। जमल अपने कपड़ों के बाद बच्चों के कपड़े तय कर करके रख रही थी जब ऊपर से जयाल की शर्ट आ गई थी। उसने चेहरा ऊपर करके देखा। वो आया इसके पीछे खड़ा था, एकदम संजीदा। धीरे धीरे वो अपनी ज़रूरत की सारी शर्ट इस बैग में डालने लगा। जमल तो समझ नहीं आई कैसा रिएक्ट करे। खुश हो या अपने को से कोई बरकरार रखे, लेकिन उसका दिल एक बार फिर बाग बाग हो गया था। ये शख्स कभी इसका मान नहीं टूटने दे सकता था। उसकी मोहब्बत ने जमल को इस हद तक सर चढ़ा दिया था कि इसकी थोड़ी सी जिद ने जयाल खान अफंदी से वो करवा लिया जो पिछले 14 सालों में आज तक कोई नहीं करवा पाया था। वो सच में उसका दीवाना था, इश्क करता था उसे। वो कहती जयाल तुम मर जाओ। वो बिना चूँ चढ़ा की अपनी गर्दन उड़ा लेता। आप साथ जाएंगे? उसने ना चाहते हुए बेतुका सवाल कर दिया। जयाल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर रकम हुई अजियत साफ पता चल रही थी। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। उसकी खामोशी जमल को बुरी तरह से खिल रही थी। उसने अब भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने कपड़ों के बाद बच्चों के कपड़े जमा जमा कर रखने लगा। जब जमल ने उसकी शर्ट के कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़ते एक झटके में अपने सामने किया, वो बिल्कुल जमल के सामने करीब आया था इतना कि जमल की धड़कनें उसके सीने से टकराई थी। दोनों बेहद करीब थे। मैंने कुछ पूछा है ना? जवाब नहीं दे सकते? अब के बार वो से पूछा था। जयाल उसके हाथों पर हाथ धरे उसकी आंखों में झांकने लगा। जब जमल एकदम ठटकी, जयाल की आंखों में पानी तैरा था। करीब वो आंखों की बाहर तोड़कर बाहर आ जाता, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं थी बाहर आने की। वो अंदर रहकर उसकी रूह कब्ज कर रहे थे। वो मद्दम सी सांसें ले रहा था। आप? जमल आगे कुछ नहीं बोल सकी। उसका सवाल लबों के इस पार रह गया था। तुम मेरे बगैर रह सकती हो, लेकिन मैं नहीं। उसका अधूरा सवाल समझते उसने धीमी आवाज़ में कहा। जमल का सांस तक चेस्ट सीने में अटक गया था। वो तो भूल गई थी ये बात बोलकर, लेकिन उसे याद थी। वो याद रखता था। पैकिंग कर लो, कल सुबह निकलेंगे। नमना काला नरमी से छुड़वाते वो साइड में बनी स्टडी में जाकर बंद हो गया जहाँ उसके काम का सेटअप था। बीचों बीच से रंग की टेबल कुर्सी रखी थी। साइड बड़ी सी विंडो के पास एक ग्रे रंग का काउच रखा था जिसके पीछे बारीक सफ़ेद कर्टन गिरे थे। दीवारों पर जामिल जाले की तस्वीरें थी। एक जानब रैक बनी थी जिसमें जयाल की किताबें और फाइल्स रखी थी। किताबें वो जो अक्सर स्टडी में बैठ कर पढ़ता था। उसे नॉलेज की किताबें पढ़ना पसंद था। हिस्ट्री जानना, उसे 1000 साल पहले क्या हुआ था, किसकी हुकूमत आई थी, वो बता सकता था। उसका हादसा बचपन से ही बहुत अच्छा था, लेकिन ये आदत उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर गई कि वो ना याद रखने वाली बातों को भी याद रखता था जिन्हें याद रखकर सिर्फ तकलीफ मिलती थी और कुछ नहीं। वो पावर चेयर पर बैठता फिर से टेक लगाए छत देखने लगा। इस वक्त वो सांस से खींच कर ले रहा था। दिल अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो रहा था। उसने सीना मसलकर सीधे होते सामने रखी टेबल का दराज खोला और सिगरेट निकालकर होंठों में दबाते सुलगाने लगा। एक के बाद एक गहरा कश भरते उसने थोड़ी देर में वो ख़त्म कर दी। फिर दूसरी जलाई वो भी इस तरह ख़त्म कर दी। एक के बाद एक इसी तरह फूंकता गया, लेकिन अंदर की बेचैनी थी कि मज़ीद बढ़ रही थी। उसका सर चकराने लगा क्योंकि इन सिगरेटों में नशा था जो उसके शदीद गज़ब को ठंडा कर देता था। उसका दिमाग सोना हो जाता था। यही वजह थी कि जब भी शदीद गुस्से के आलम में होता तो स्मोकिंग करता। आज वो नशा चढ़ने के बजाय उल्टा रिएक्शन करने लगा, या फिर इसका आज कोई असर ही नहीं हो रहा था। जयाल की पूरी स्टडी घूमती हुई महसूस होने लगी थी। मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। एक 16 साल के लड़के की आवाज़ स्टडी में गूंजने लगी। ये झूठ बोल रहा है, मेरा यकीन करें। वो लड़का रोने लगा था। इतना आसान ना था उसे रुलाना, लेकिन पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। वो अकेला था। दादी मैं सच कह रहा हूँ, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। वो बिलखते हुए अपनी सफाई देने लगा था, लेकिन हर बात हर दलील रद्द हो गई। किसी ने नहीं सुना। फिर उसने वो सुना जो 16 साल लड़के की रूह तक खींच दिया, उसे एक जिंदा लाश बना दिया। ये हमारा खून ही नहीं है। शर्म आता है हमें इसको अपना बेटा बुलाने में। ये एक उम्र रसीदे शख्स की आवाज़ थी। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना हमको। स्टडी और तेज़ी से घूमने लगी। उसके सर में शदीद दर्द की टीसें उठने लगी। वो सर दोनों हाथों में थामे इस दर्द की शिद्दत पर जब्त करने लगा, लेकिन आज जैसे उसका सर फट जाएगा। उसका दिल चाह दीवारों में सर दे मारे।
इतना दर्द कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। पूरी स्टडी धुएं से भर चुकी थी। ज़याल को अपनी सांसें घुटती हुई महसूस होने लगी। उसने पूरी कोशिश की आँखें खुली रखने के लिए, का नाकाम हो गया। उसका सर टेबल पर धरा गया और आंखें बंद हो गईं। वो लोग काफ़ी देर लाला के पास बैठे रहे। जामिल की तो मौजें थी। वो कभी पामीर के पास जाता, कभी बल्लास के पास, तो कभी ज़रियाब के पास, लेकिन उस्मान के पास जैसे ही जाता इसको नचा कर रख देता। उसने कभी बच्चे नहीं देखे थे। उसकी बहनें भी साथ साथ बड़ी हुई थी और घर में और भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए कभी गोद में किसी बच्चे को नहीं उठाया था। अब जैसे उठाया था, एक तो था भी छोटा पाशा, ऊपर से इतने भारी कपड़े पहनकर पूरा भालू का बच्चा बना हुआ था, जिससे उस्मान काबू करने की कोशिश करता, लेकिन वो कभी इधर को लड़क जाता तो कभी उधर को। और अब तो वो थोड़ा थोड़ा बैठ कर सरकने भी लगा था। आम बच्चे घुटनों के बल चलना शुरू करते, लेकिन वो जामिल खान अफंदी था जिसने बैठ कर सरकना सबसे पहले सीखा था। हर हरकत वक्त से पहले ये छोटी आफत सीख रही थी। उसके मुकाबले मासूम जाले थी, ठहरी तबीयत की मालिक, बिल्कुल अपने बाप की टू कापी। न शोर न शराबा, किसी को तंग करना। आयरा उसे अपने कमरे में ले गई थी। वो भी अब आयरा के साथ घुलने मिलने लगी थी। दोनों बच्चों की एक आदत अच्छी थी। जामिल सिर्फ मर्दों के पास जाकर खुश होता था और जाले सिर्फ औरतों के पास। इस आदत से दूर से ही पता चलता था गैरतमंद पठान का खून है। चलो सब जाकर आराम करो, हमारा बाजू तो हमसे पहले सो गया। वो बाजू पर बंदे बेल्ट के नीचे दूसरी हाथ का सहारा देते उठ खड़े हुए। इनके साथ वो 3 नमूने भी उठ गए। लाला आप ना जाएँ, इधर रह जाएँ, आपके साथ मज़ा आता है। बल्लास जामिल को पेट के बल पकड़े चेक कर बोला। वो भी मेज़ रखा खामोशी से नीचे झुका, हाथ में पकड़े बल्लास के फ़ोन को मुंह में लेता सारा गीला कर गया। और किसी ने देखा भी नहीं। हम इधर रहा तो तुम्हारा ये छोटा बच्चा पार्टी कैसे बनेगा? उनके जवाब पर पीछे खड़े पामीर और उस्मान का क्या फूटा, जबकि बल्लास तो शर्म से सुर्ख हो गया और वो ब्लश कर रहा था। लाला वो उसको फ़िक्र थी, इसलिए बस उसने धीमी आवाज़ में सफाई देनी चाहिए। यहाँ तो कमरे में जाकर फ़िक्र दिखाए, अगली बार तुमको ऐसा देखा तो टांगें तोड़ देगा तुम्हारा। वो मसनूई सा गुस्सा दिखाते अपने कमरे में चले गए। पीछे बल्लास की बच्ची कोची दुर्गत पामीर और उस्मान ने बना डाली थी। बेटा मत भूल, वो पाशा के भी लाला हैं, इनको सीधा तुन कर रख सकते हैं तो तू या मैं क्या चीज़ है। उनके सामने जा और बच्चा पार्टी के लिए मेहनत कर। इनके कंधे पर थपकी देते जामिल को इसकी गोद से ले लिया। इससे पहले बल्लास उसकी बात का कोई जवाब देता, जामिल के नन्हे हाथों पकड़ा मोबाइल और उसकी हालत देख उसके झट से 14 तबक रोशन हुए थे। ओए ये क्या कर दिया? इसके हाथों से फ़ोन छीनते बौखला कर देखा, जिसकी स्क्रीन भी इसके खरगोश जैसे 2 दांतों ने क्रैक कर दी थी। उसके फ़ोन की हालत देख पामीर और उस्मान की हंस कर बुरी हालत होगी, जबकि जामिल अपना प्लान फेल होने पर मुँह पाड़ कर रोने लगा। अच्छा ये लो, तोड़ दो। उसका रोना देख बल्लास ने जल्दी से मोबाइल जैसे इसके हाथ में दिया, वो फ़ौरन से चुप होते फिर से अपने मिशन मोबाइल की ऐसी की तैसी पर लग गया। ये देख बल्लास का सर चकरा करेगा, कितना बड़ा ड्रामेबाज था। तौबा था भी तो पाशा बेकी टेढ़ी औलाद, ये स्क्रीन कैसे तोड़ी हो आकर। बल्लास और पामी ने उसका मुँह खुलवा कर उसके दाँत चेक किए। ऊपर वाले 2 बिल्कुल नन्हे से दाँत जो पूरे भी नहीं निकले थे, लेकिन अभी से इन दूध के दांतों में भी इतनी ताकत थी कि मोबाइल की स्क्रीन क्रैक कर दी। अब यकीन हो गया था ये पक्का दहशतगर्द की औलाद है। अबे इन छोटे छोटे दांतों से मेरे मोबाइल का बेड़ा गर्क कर दिया। बल्लास मारे हैरत के चीख कर बोला। और सिखा डिशम तूने सिखाई ना इसे? ये पामीर ने बल्लास की गर्दन दबोचते नीचे झुका दिया। सच्ची भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं सिखाया। वो नीचे झुका, सुर्ख होते चेहरे से अपनी सफाई देने लगा। तो इसे एक काम सिखाएगा, बाकी के इसका फंक्शन को डाउनलोड कर लेगा। मत भूल के इसका बेटा ये। जामिल अपनी मटर सी आंखों से बल्लास की दुर्गत बनते देखता खिलखिला कर हंसने लगा, साथ मोबाइल 10 ज़मीन पर फेंकता जल्दी हाथ पाँव मारते बल्लास को पीटने लगा, जिसने तड़प कर ज़मीन पर गिरा अपना मोबाइल उठाया था। अनकरीब उसकी हालत देखकर बल्लास को हार्ट अटैक आने वाला था। तेरी तो वजह से ही जामिल की जानिब आया। उसके चेहरे के सख्त आंसू देख जामिल के दिमाग का अलार्म बजा, रेडियो ऑन किया जाए और हो गया। वो जो रोया नाजुक माँ की औलाद सिर्फ दूर से ही डांट पड़ने पर पूरा बंगला सर पर उठा लिया। फिर जो पामीर ने बल्लास की हालत की थी, इस बेचारे को सीधा अपने कमरे में जाकर पनाह मिली थी। भाग कर सांस फूल चुकी थी। दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए इसी से टेक लगाकर गहरी सांसें लेने लगा। सामने ही बेड पर जाले बैठी अपने एक नन्हे हाथ में लिप ग्लोज और दूसरे हाथ में आई लाइनर पकड़े अपनी बटन सी गोल आंखों से सामने खड़े अपने बल्लास चाचू को देख रही थी। बल्लास की नज़र से घूमकर इसके पास ज़मीन पर खड़ी आयरा पर गई, जिसका दुपट्टा बेड पर एक जाना पड़ा था और इसके हाथ में छोटी छोटी चुटकियाँ थी जो वो जाले के छोटे छोटे बालों में लगा रही थी। उसकी इतनी सी उम्र के मुताबिक बाल अच्छे ग्रोथ लेने लगे थे, लेकिन थे भूरे बाल जो उसकी गोर चिट्टी रंग कर बेहद खूबसूरत लगते थे। ऊपर से लाल टमाटर जैसे फूले हुए गाल। ये पठान की बेटी खुद को देखने वालों को सैरज़दा कर देती थी। अभी ये इतनी खूबसूरत थी, यकीनन जवानी में कत्ल करेगी नौजवानों के। आयरा ने सर हटाकर जल्दी से दुपट्टा उठाकर सीने को अच्छे से ढांपा। बल्लास के आगे इसमें शादी के बाद यह तब्दीली आई थी कि अब वो सर पर नहीं लेती थी, सिर्फ गले में। उसे देख बल्लास कुछ पल वहीं खड़ा रहा। दोनों के बीच जायज़ रिश्ता था, जिसके वजह से सिर्फ दुपट्टे के बगैर देख करीब बल्लास के दिल में ऊधम सी मच चुकी थी। वो इसे अपनी नज़रों के आसार में लिए आगे आया और आते बेड पर बैठता जाले के करीब हुआ, जिसके सर पर 2 छोटी छोटी पोनियाँ बनी थी और गालों पर ब्लश ऑन, साथ पतले पतले होंठ पर पिंक लिपस्टिक लगी थी। वो बेहद क्यूट लग रही थी। मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है अम्मा।
उसके रूई से गालों पर कस कर बाइट की। आगे से जाले ने खिलखिलाकर उसके चेहरे पर आई लाइनर लगाने लगी, लेकिन वो बंद था, इसलिए बल्लाज के खूबसूरत चेहरे की बचत हो गई। मेकअप किया मेरे बेटे ने? हाँ। किसने किया? ये। प्यार से उसके गाल छूते उससे बातें करने लगा, जिसे वो ना समझ कर भी इसके साथ खिलखिलाती रही, जैसे सब समझ आ रही हो। ले उसके साथ यूँ देख आयरा के दिल ने एक बीट मिस की थी। चलो चाचू चेंज करके आते हैं, फिर मिलकर मेकअप करेंगे। ओके। आखिर में इसका वही गाल चूम कर वो उठता वार्डरोब से ब्लैक पैंट और वही ब्लैक की वेस्ट निकालते बाथरूम में घुस गया। उसके जाते आयरा ने एक गहरी सांस ली और जाले के पास बैठ गई। अब हम तीसरी पोनी बनाएंगे, वो प्यार से बोलती उसके दोनों पोनियों के बीच एक और नन्ही सी पोनी बनाने लगी। जाले चुप बैठी अपनी चाची के एक्सपेरिमेंट देख रही थी। जब आयरा की नज़र उसके इस गाल पर पड़ी जहाँ बल्लाज का लम्स अब भी बाकी था, उसे देख आयरा का दिल बेख्तियार धड़का। उसने कुछ पल देखते झुक कर उसी गाल पर अपने लब रख दिए। जब इसकी ये अमल बाथरूम से निकलते बल्लाज की बुरी झील सी आंखों ने देखा था। इस लम्स में सुकून सा था जिसे वो महसूस करती आंखें मूंद दी। पीछे खड़े बल्लाज को देख जाले मम करती आदमी पकड़ी लेप ग्लोव उसी की जाने बढ़ाने लगी थी। बल्लाज ने गला खनकारते अपनी मौजूदगी की एहसास जैसे ही करवाया। आयरा उछलकर एकदम पीछे हुई, जिसके बाद उसका रेशमी दुपट्टा डलकर गोद में आ गिरा। बल्लाज पीछे खड़ा उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। जब वो दुपट्टा उठाकर गले में लेने ही लगी थी, बल्लाज ने हाथ बढ़ाकर उसे वहीं रोक दिया। आयरा सांस रोक के खड़ी उसका हाथ देखने लगी जो यानी इसके पीछे खड़ा था। बल्लाज दरमियान का एक कदम का फासला भी ख़त्म करते बिल्कुल इसके करीब हुआ कि आयरा की कमर उसके सीने से लगी थी। ये दुपट्टा मैंने दूसरों के सामने लेने कहा था, मेरे सामने नहीं। कहते उसने दुपट्टा एक झटके में खींचकर उतारते बेड पर उछाल दिया। इसी के साथ आयरा का दिल भी जैसे उछलकर अलग में अटका था। वो छोटे छोटे सांस लेती सामने देख रही। जब उसे अपनी गर्दन पर बिखरे रेशमी बालों में हरकत सी महसूस होने लगी, वो धीरे धीरे उसके बालों को उंगली की मदद से दाएं जानब करता अपने प्यार से लब उसकी दूध या गर्दन पर आ गया। इसी के साथ वो नाजुक जान लाश उठी थी। बल्लाज धीरे धीरे अपने होंठ उसकी गर्दन पर मसलता नीचे से ऊपर कान के पीछे हो लिया। मत भूलो हमारे बीच अब रिश्ता क्या है। उसकी आवाज़ पाल में भारी होने लगी थी। आयरा को लगा जैसे किसी ने उसके पूरे बदन की ताकत ने छोड़ ली हो। बल्लाज का एक हाथ उसके मेदे से नीचे वाली जगह पर हरकत करते उसे मजीद खुद के आसार मजबूती से जकड़ गया। इससे आगे वो बढ़ता आयरा तड़प कर उसके साथ से निकलती सामने जा खड़ी हुई। सांसें बुरी तरह से भूल चुकी थी। बल्लाज की नज़र उसके तेज़ी से हरकत करते सीने पर जा अटकी। दूर रहे हैं मुझसे, वो आमती हुई मुश्किल सा लहजे में बोली, लेकिन बल्लाज को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। सामने उसकी बीवी थी, वो भी बिना दुपट्टे के। उसके जज्बात एकदम उभर चुके थे। वजह उसने बेहद नरम मगर भारी लहजे में पूछा, मैं सिर्फ अपने बाप की वजह से हूँ या उसकी वजह पर बल्लाज के दिल को कुछ हुआ था? सिर्फ ये वजह है। उसका लहजा मजीद भारी हुआ, लेकिन जज्बों से नहीं तकलीफ से। आयरा एक पल को उसे देखने लगी। हाँ हाँ उसके जवाब पर बल्लाज उसे देख गया, फिर दरमियान के 2 कदमों का फासला दूर करते उसके करीब गया। आयरा उसे अपनी जानब आते देख पीछे होती साइड टेबल से जा टकराई। वो बेहद करीब आ चुका था। तो आज न्यूज़ देखकर मेरी फ़िक्र क्यों हुई थी? उसकी आंखों में झांकते बेहद गंभीर लहजे में पूछी। क्यों भागती हुई आकर मेरे सीने से लगी थी? बोलो। उसके सवालों पर आयरा का रंग जर्द पड़ने लगा, आंखों में नमी उतरने लगी। बच गया तो नफरत याद आ गई, और ना बच पाता तो आंखों में ज़ख्मीपन उतरने लगा था। आयरा उसे देखे गई। अगर सच में आज मर जाता तो इस वक्त मेरे जनाजे पर खड़ी। इससे आगे वो कुछ कह पाता। आयरा ने तड़प कर उसके लबों पर अपना नाजुक सा हाथ रख दिया। बल्लाज ने उसकी आंखों में झांकते बेहद नरमी से हाथ नीचे करते अपने सीने पर लगी गोली वाली जगह पर रख दिया। यह ज़ख्म अब तक नहीं भरा, एक बार मेरे वजूद का ऐसा बनकर भर कर देखो, एक ही दफ़ा में ठीक हो जाएगा। दोनों के बीच गर्म सांसों का तबादला पूरे ज़ोर पर था। आयरा ने तड़प कर अपना हाथ खींच लिया। आंखों से गर्म से रवानी से बहने लगा। अपने भाई की वो दर्दनाक मौत याद है मुझे, भूली नहीं हूँ और ना कभी भूलूंगी। उसके लहजे में लड़खड़ाहट थी, आवाज़ भी कांप रही थी। मैं उसके लिए कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी। उसका अंदाज़ अटल था। बल्लाज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़ कर भेज दिया था। माफ़ नहीं करूँगी। उसकी आवाज़ भीग रही थी। आयरा उसे देखती अपने लबों से बरामद होने वाली चीज़ की वो मुश्किल रोकती सर नफ़ी में ऐलान लगी, नहीं कभी नहीं, कोई तो रास्ता होगा माफ़ी मिलने का। वजह से हार नहीं मानना चाहता था। आयरा उसे देखती रही। उसे याद आया उसका भाई इन भाइयों को झुकाना चाहता था, उनका गरूर तोड़ना चाहता था। अगर वो उनकी बीवियों के ज़रिए ना झुके तो क्या हुआ? अब सही पैरों में पड़कर माफ़ी मांगे। उसके बाद पर बल्लाज के चेहरे का रंग एकदम मुतग़य्यर हुआ। आंखें आयरा से फैलने लगी। उसे यकीन नहीं आया कि वैसे अपने पैरों पर झुकने का कह रही थी। वो बर्दाश्त चाहता, आज तक किसी के आगे नहीं झुका था। कैसे झुकता? उसके भाइयों ने कभी उसे झुकने ही नहीं दिया था, इतने नाज से जो पाला था। और आज आज ज़िंदगी ने उसकी खुशियों की कीमत एक औरत के आगे झुकना रख दी थी। उसकी सबकी बेख्तियार बल्लाज के लबों से बरामद हुई। वो सबसे मुठ्ठियाँ पहनते पीछे की जानब कदम उठाने लगा। ठीक है, ऑल राइट, ओके। वो ज़ेरे लब बढ़ाते उससे पीछे होने लगा। चेहरा ज़ात के मारे सुर्ख हो रहा था। उसे कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। उसने यहाँ वहाँ देखा और जाकर विंडो खोल दी। एक चटरती हवा का झोंका उसके फलादी सीने से अटक रहा था, लेकिन कमरे में ठंड बढ़ती देख आयरा ने जल्दी से जाले को कंबल में लपेटते गोद में उठा लिया। वो कितनी देर खड़ी गहरी सांस लेते खुद को नॉर्मल करता रहा। दिल भारी हो रहा था, लेकिन उसे जमल की बात याद आई। मैं करूँगी ये ड्रामा, लेकिन बदले में आपको भी एक काम करना होगा। बल्लाज उसकी रजामंदी पर ठीक से खुश हुआ भी नहीं था कि उसकी शर्त पर ठटक गया। कौन सा काम? सवालिया पूछा। आयरा, आप ही के साथ अपना ताल्लुक ठीक करना पड़ेगा। इसकी बात पर बल्लाज के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। वो ठीक है जिमल, उसने जैसे यकीन दहानी करवानी चाहिए, लेकिन फिर जिमल ने उसे रायम और नुदरत के साथ हुई आयरा की बातें
बताई उसने, जो उसने बाहर से गुजरते सुनी थी, बता दी। वो यहाँ सिर्फ आपके साथ हुए रिश्ते की वजह से है। हम सब भी मिलकर उनको वो प्यार नहीं दे सकते जो सिर्फ आप अकेले दे सकते हैं। बल्लाश उसकी बातें सुनते जैसे सकते में चला गया। वो कुछ देर कुछ नहीं बोल सका, लेकिन वो नफ़रत करती है मुझसे। ये आवाज़ जैसे किसी गहरी खाई से आई थी। नहीं करती, उन्हें सिर्फ अपने भाई की मौत का दुख है। उनको बहुत सदमा पहुंचा इस चीज़ का। आपको हील करने की ज़रूरत है। इन्हें वो टूटी हुई हैं, उनको अपनी मोहब्बत से जोड़ लें। ये दुख उनके दिल से निकल गया तो अपने आप उनकी पहली वाली मोहब्बत इस्तवार हो जाएगी। वो किसी समझदार बंदे की तरह से समझा रही थी, लेकिन मैं कैसे? मैंने अभी को हमेशा अपने आगे झुकते देखा है। इससे मैं उनको कमज़ोर नहीं समझती, बल्कि उनकी मोहब्बत मेरे दिल में मज़ीद बढ़ गई है। आप भी झुक जाएँ, माफ़ी मांग लें उनसे। पहली बार मैं बेशक ना करें माफ़, लेकिन धीरे धीरे आपकी मोहब्बत उन्हें फिर से पहली ज़िंदगी की जानब ले आएगी। पलाश खामोश हो गया था। उसके पास अल्फाज नहीं बचे थे कुछ कहने को। उसकी आँखें लगी हुई थी जब बाहर से दरवाज़ा नाक हुआ। उसकी आवाज़ पर धीरे से कसम साथे सर उठाकर आँखें मसलने लगा। इतने में दरवाज़ा फिर से नाक हुआ। ज़याल ने शाहरुख खान के दरवाजे के ऊपर दीवार पर लगी घड़ी देखी। रात के 10 बज रहे थे और वो दोपहर से अब तक सिर्फ सोता रहा था। तीसरी बार दरवाज़ा नाक होने पर उठकर खोलने जाने ही लगा था जब जमल की आवाज़ आई, अभी दरवाज़ा खोलें। उसकी आवाज़ में फ़िक्र थी। यकीनन उसने दोपहर से अब तक बहुत बार नॉक किया होगा। ज़याल ने उसकी आवाज़ सुनते एक नज़र टेबल पर पड़ी जली हुई सिगरेटों पर डाली और जल्दी जल्दी सब समेट कर पास रखे डस्टबिन में फेंकते अपने चेहरे पर हाथ फेर कर सुस्ती के आसार मिटाए और बालों में हाथ फेर कर जाकर दरवाज़ा खोला। क्या कर रहे थे आप दोपहर से? ये वो बोलते बोलते चुप हो गई। जब उसे स्मोकिंग की स्मेल आने लगी उसने हैरत से ज़याल की तरफ देखा। अभी आपने स्मोकिंग की? उसके सवाल पर ज़याल ने खुद स्मेल की। अब वो पकड़ा गया। उन्होंने स्प्रे करना तो जल्दी जल्दी मैं भूल ही गया था। नहीं, हाँ मेरा मतलब हाँ, बस थोड़ी सी। वो पूछती कितनी थोड़ी? यकीनन वो झूठ ना बोलता। बस बात ऐसी कही कि उसे अंदाज़ा ना हो। जिमल गुस्से से उसे देखने लगी। आपने स्मोकिंग की? क्यों? जानते हैं ना ये सही नहीं है। फिर भी वो दोनों हाथ तक कमर पर टिकाए पूछ लेने वाले अंदाज में बोली। ज़याल उसके इस लड़ाका अंदाज पर उसे नीचे से ऊपर तक देख लगा। दिन वाली नाराज़गी अब कहीं नहीं देख रही थी। फिर भी नज़रों का जाविया बदलते वो वापस से पावर चेयर पर जाकर बैठ गया। जमल खुद भी उसके पीछे पीछे आई। वजह बताएं क्यों की? वो छोड़ने के मूड में हरगिज़ नहीं थी। ज़याल ने एक नज़र से देखा और कलाई पकड़ खींचते अपने लैब पर बैठा लिया। वो भी किसी कट्टी डाल की तरह उसके सीने से आ लगी थी। तुम्हारा जुल्म भूलने के लिए। उसके नाजुक से कमर पर बेबाकी से हाथ फेरते वो दूसरे हाथ से उसके बाल पीछे करते समेट लगा। मेरा कौन सा जुल्म? वो घबराती स्मरती बमुश्किल पूछ लगी। तुम ज़बरदस्ती मुझे लेकर जा रही हो, ये जुल्म है अभी की जान। उसका दिमाग इस नशे के ज़रिए असर तभी वो सब भूले सिर्फ जमल में गुम हो रहा था। नहीं, आप अपनी फैमिली से मिलेंगे, ये जुल्म नहीं नेकी है। शरीर होते वो दोनों हाथ ज़याल की गर्दन में डालती उसकी पेशानी से अपनी पेशानी मिलाते हुए बोली। ज़याल के दोनों हाथ इसकी कमर पर थे। जब इस क्यूट हरकत पर उसने जमल को मज़ीद खुद में बेचते हुए होंठों से होंठ मिलाए। उनकी नमी के साथ उसकी सांसें भी जैसे वो खींच कर अपने अंदर उतार लेना चाहता था। मैं नहीं मिलना चाहता किसी से, बोलते वो फिर से उसके होंठों को दांतों में दबा गया। इसका तशद्दुद उसके अंदाज में थी। जमल तड़प कर उसका कॉलर मुट्ठी में जकड़े दूसरे हाथ उसके सर के पीछे रखी। हाँ, कुछ पल की खामोशी हुई थी। मेरे लिए तुम काफ़ी हो, मेरा पूरा ख़ानदान तुमसे बन जाएगा। वो होंठों की आज़ादी बख्शते उसकी गर्दन पर आ गया था। अभी इनकी बात अलग है, वो माँ बाप हैं आपके, बाकी सब भी। इसे आगे कुछ कहती वो एकदम दाड़ा। कोई नहीं है मेरा। आवाज़ इतनी बुलंद थी कि जिम्मल सहम सी गई। ज़याल को फ़ौरन एहसास हुआ कोई नहीं है मेरा। आवाज़ इस कदर धीमी कि सिर्फ जिम्मल को सुनाई दे सके। दादी ने मुझसे कहता तलक कर लिया था तो मेरा उनके साथ बाकी सब से भी रिश्ता ख़त्म हो गया। आवाज़ बारी थी। एक दर्द था जो चीख चीख कर बोल रहा था। उसे ना याद करवाया जाए वो वक्त। ऐसा क्या हुआ था अभी? उसने डरते डरते वो मुश्किल पूछा, लेकिन उसने का पूछना भी ज़याल की सांसों में रुकावट करने लगा। उसे जिम्मल से भी खौफ आने लगा था। याद है एक बार मैंने तुमसे वादा लिया था कि कभी किसी ने तुमसे मेरे बारे में कुछ कहा तो तुम इसका नहीं, मेरी बात का यकीन करोगी? तुम यकीन करोगी मेरी बात का? उसके सवाल पर जिम्मल ने एक गहरी नज़र उसके चेहरे पर घुमाई और धीरे से मुस्कुराते अपने लब उसकी चौड़ी पेशानी पर रख दिए। करूँगी, आखिरी दम तक करूँगी। उसकी ये बात जैसे ज़याल में जान से फूंक गई थी। वो बेख्तियार आँखें बंद करता इस्लाम से मिलने वाला सुकून अपने अंदर उतारने लगा। जैसे वो इसकी बातों पर ईमान ले आती थी वैसे ही आज वो भी ले आया था। एक डर सा उसके अंदर से कम हो गया था, लेकिन उसकी जड़ मजबूत थी, इतनी जल्द ख़त्म नहीं हो सकती थी। एक और बात, जमल पीछे हटती उसे देखने लगी। जिनकी वजह से मैं लवार से उतर रहा, अगर वो मेरे सामने आए तो मैं सबको मारूंगा। मुझे इजाज़त चाहिए गुलाले, मैं इन सबको चीर कर रख देना चाहता हूँ। पल में उसके अंदर जमल को वो 20 नज़र आया। उसे सुबह वाली अपनी कैफियत याद आई। दिल जैसे भारी हुआ था। बोलो इजाज़त है, मैं फिर ही वापस जाऊंगा, वरना तो मैं भी यहीं कैद कर लूँगा। इजाज़त है, वो डर कर एकदम जल्दी से बोली। कहीं वो वार्न करता करता सच में जाने से इनकार ही ना कर दे। लेकिन हम जाएंगे अभी, एक बार वहाँ चलें तो सही, वहाँ जाकर इजाज़त फिर छीन लूँगी। वो दिल ही दिल में सोच कर खुश होने लगी। ज़याल से देखते इसका गाल चूम गया। थैंक यू सो मच। डर गया। आज जमल ने उसका जो मान रखा था वो इसी से अंदर तक सरशार हो गया था। वहीं से जमल की गर्दन में चेहरा छुपाए उसे खुद में भेज गया। आई लव यू सो मच। वो वहीं जमल की दूधिया गर्दन को अपनी शिद्दतों से सुर करते उसकी खिलखिलाहट बुलंद करवा गया।
हो मिस साइको, बताना पसंद करोगी ये दौरा नंबर कौन सा है जो तुम्हें इस वक्त पड़ रहा है? मिशी को खुशी से चलते देखो, दोनों हाथ सीने पर बांधे तड़क कर पूछने लगा। मिशी ने मुड़कर उसे देखा, देखते सोफे के हत्थे पर खड़ी हो गई। इससे पहले वो गिरती याकूत ने आगे बढ़कर उसकी कमर को थाम लिया। जल्दी हो, क्या गिर जाओगी? नीचे उतरो। वो बजाय उतरने के हमने बाजू का सारा जोर याकूत के कंधों पर देती उसकी गोद में झूल गई। याकूत को समझ नहीं आई कि आखिर इससे हुआ क्या। बस थोड़ी देर पहले सबा बेगम से फ़ोन पर बात करके हटी थी। मॉम डैड के बीच सब ठीक हो गया है, ये वो दोनों हाथों में लहराती खुशी से आकर बोली। याकूत उसे उठाए उठाए देखने लगा कि ठीक हो गया। ना समझी पूछे। जब इसके सवाल पर मिशी जल्दी से नीचे उतरी और इसके आगे खड़ी हुई। मतलब उनके बीच प्यार हो गया? ये हुआ था धमाका याकूत के सर पर। वो हैरत से आंखें फाड़े से देखने लगा। कौन सा वाला प्यार? वाकई नहीं समझा था। वो लोग तो ऑलरेडी मियाँ बीवी थे, तो अब कौन सा प्यार? तो अब कौन सा प्यार भाई? वो नहीं समझा था जो हमारे बीच होता वो। अस्तगफिरुल्लाह, याकूत तकरीबन चीख पड़ा था। मिशी वहीं खड़ी हैरत से उसे देखने लगी। तुम्हारे इस औलाद बाप को सुकून नहीं है जो इस उम्र में प्यार के पेचे लड़ा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, एक और साला बर्दाश्त नहीं करूँगा। पहले वाले को देख कर ही साला नहीं बल्कि साले वाली गाली देने का दिल करता है। उसकी ये बात सुननी थी कि मिशी का सैरों खून जल गया। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? बोलो ना। ऐसे क्या देख रही हो? बोलना है वो इस लायक कि इसको अपना साला बोलूँ? साला ना हो तो आखिर में गाली भी दे डाली। लेकिन मिशी इसके बाद पर गुस्से से पीली होकर इस पर लामराब होती। वो चलकर सलीम में किचन के इस पार चला गया। मैं तुम्हारा खून कर दूँगी बदतमीज़ मिर्ज़ा, वो गुस्से से चिल्लाती उसके पीछे गई। लेकिन वो घूमकर वापस से लिविंग रूम में आ गया। हाँ, इस जलाद की औलाद हो, यही करोगी। वो अब भी इसका खून चलाने से बाज नहीं आया था। मिशी ज़ौक़ पर रख के कुछ एक एक करके खींच कर उसे मान लेंगी। तुम्हें तो इस समंदर की 4 मछलियों के आगे फेंकना चाहिए। फेंक दो, वहाँ से भी तुम्हें एक सौकन मिलेगी। इसकी ये अब बाद मिशी का चेहरा मज़ीद सोच कर गई। बदतमीज़, डाकू, खड़ूस, वो तकिए मारती साथ उसे नेत नए अलकबात से नवाजती। लिया आखिर वाला लक़ब वापस ले लो। मैं पहले खड़ूस था, अब रोमांटिक हूँ। एक तकिया कैच करके वापस उसकी जानिब फेंकते तसी की जो मिशी का पारा मज़ीद 7वें आसमान पर ले गया। लेकिन तभी याकूत का फेंका गया कुछ सीधा उसके माथे पर आ लगा। इसी में वो अपना सर पकड़ती सोफ़ पर दम से गिरती रोने लगी। ये देख वो बदतमीज़ मिर्ज़ा फ़ौरन से लाइन पर आता उसके पास जाकर सोफ़ पर बैठा। सॉरी, आई एम सो सॉरी, ज़ोर से लगा। दिखाओ, खून तो नहीं आया? वो सुधर सकता था भला? मिशी अपनी चोट का मजाक बनते देख और तेज़ रोने लगी। मिशी रो क्यों रही हो? मैं मजाक कर रहा था, बोलते हुए अपना बाजू उसके शानों पर फैलाने लगा जिसे वो फ़ौरन झटके। इसका रोना देख याकूत का तो दिमाग चकरा कर रह गया। तो मेरा बच्चा, मैं सच में मजाक कर रहा था। ये लो तुम मुझे मार लो। एक क्वेश्चन उठाकर उसके पास भरते वो प्यार से बोलता मिशी का सर अपने सीने पर टिका गया और नरम हाथों से इसके बाल और कमर सहलाने लगा। सीरियसली ज़्यादा लगी है? दिखाओ। उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में लेते माथा देखा। कुशन बहुत हल्के थे। वो जानता था उनसे चोट लगना नामुमकिन है, लेकिन वो नाज से रखी गई औरत थी जो खुद को चाहने वाली मर्द को लाड दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। याकूत उसका माथा झूमते उसे फिर खुद से लगा गया। मेरा बच्चा, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा। अब ऐसा अब रोना बंद करो वरना तुम्हारी शार सौकन देकर हंसेगी। उसकी बात सुनते मिशी ने उसके सीन पर एक मुक्का जड़ा। वो नहीं आ रहा था। बाद मिशी अपना हाथ छुड़वाती उठकर अंदर कमरे में जाने लगी थी कि याकूत ने उसकी कलाई पकड़ा और एक झटके में खुद पर गिरा लिया। वो कुछ इस तरह गिरी थी कि इसके होंठ याकूत के होंठों से सीधे आ मिले थे। इस रोमांटिक शॉट की आँखें भट्टी की भट्टी रह गई जब याकूत पर मिशी की आंखें भट्टी की भट्टी रह गई जब ये याकूत आंखें छोटी की अपने इसका नाम पर मुश्किल हंसी दबा रहा था। मिशी फ़ौरन से उसके ऊपर से उठती कमरे में भागी। पीछे से भी याकूत के भरपूर कह के थे, माफ़ी नहीं मिल सकती। ये अल्फाज उसकी समातों में गूंजे। पैरों में पड़कर माफ़ी मांगे। ये अल्फाज उसकी रूह झंझोड़ गए थे। वो इस शख्स के वजूद का ऐसा थी जिसने इन भाइयों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो कैसे भूल गया कि वो इससे ज़रा भी जुदा होगी। एक गर्म आंसू कतरा बल्लास की आंखों की बाढ़ तोड़ता गाल पर लुढ़क गया। दूसरी जानब वो जाले को कंधे से लगाए उसकी गर्दन में मुँह छुपाए बेआवाज़ रो रही थी। भाई की मौत का गम एक बार फिर ताज़ा हो गया था। हाँ, ये गम अब सारी ज़िंदगी इसका पीछा ना छोड़ता। वो भाई था इसका जिसकी दर्दनाक मौत उसने खुद अपनी आंखों से देखी थी। वो जैसा भी था कम अज़ कम इतनी दर्दनाक मौत डिज़र्व नहीं करता था। वो भी इस शख्स किया था जिसे उसने अपना मुहाफ़िज़ समझा। वहीं से उसका वह दोस्त इकलौता भाई छीन गया। ये तकलीफ़ कोई नहीं समझ सकता था जब तक इस पर खुद ना गुजर जाए। वो जानती थी जिस शख्स कभी नहीं झुकेगा वो नहीं झुका। एक चीज़ की भी सख्त तायरा के लबों से बरामद हुई। जाले उसके सर को धीरे धीरे थपकती खुद सुस्त हो रही थी। ये उसके सोने का वक्त था। ऊपर से कंबल की गरमाइश वो आयरा के सर पर अपना नन्हा सा चेहरा टिका गई। जब अचानक आयरा बदक कर पीछे हटी उसे अपने पैरों पर किसी गर्म हाथों का लम्स महसूस हुआ। वो तड़प उठी थी, पूरी जान जैसे लर्ज उठी। नीचे बर्लास दो जानों बैठा अपने हाथ इस जगह रखे रहा जहाँ थोड़ी देर पहले उसने आयरा के पैरों पर हाथ रखे थे और वो पीछे हो गए। उसे यूँ बैठे देख आयरा की आंखों से आंसू मज़ीद रवानी से बहने लगे। मैं फोरका होंठों से इस चीज़ की निकली, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, एक भाई को उसकी बहन से जुदा करने का गुनाह। बोलते उसकी आंखों से दो मोती टूटकर गोद में आ गिरे। आयरा उसे यूँ देख से सककर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा। दोनों के दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लर्ज उठे थे। औरत मर्द को झुकाना तो चाहती है लेकिन जब वो झुक जाए तो वो लम्हा सबसे पहले इसी औरत पर क़यामत बनकर टूटता है। मर्द को सरताज बनाया गया। वो पैरों में
बैठा अच्छा नहीं लगता, बल्कि औरत की जान निकाल देता। आयरा की जान भी जैसे निकल गई थी, उसका दिल जैसे फटने के करीब था। मैं हाथ जोड़ता हूँ, दोनों हाथ जोड़ते उसे चक्कर हो पड़ा। आयरा तड़प कर ज़मीन पर बैठती, उसके जुड़े हुए हाथ थाम गए। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। तुम्हारी नफरत नहीं कर सकता बर्दाश्त, बोलते वो मज़ीद फूट कर रो दिया। ये देख आयरा लर्ज़ उठी थी, पूरी जिस्म से जैसे रूह खींच ली गई थी। ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था, वो बेख्तियार उसके कंधे से लगी और ख़ुद भी फूट फूट कर रो दी। अल्लाह से उसे खुद में बेचता, उसकी गर्दन में मुँह छुपाए रोने लगा। दोनों में तड़प थी। आई एम सॉरी, सो सॉरी। उसकी सॉरी पर आयरा सार नफ़ी महलाती मज़ीद ज़ारों कतार रोने लगी। कमरे में दोनों की सिसकियों की आवाज़ ज़ारों दीवार से टकराती वहीं दम तोड़ी थी। ज़ाले कभी बल्लास को देखती, कभी आयरा को। उसे बस ये पता था कि वो दोनों रो रहे हैं। वो भी और गौर करने लगी, लेकिन मुँह से थोड़ी सी आवाज़ तक ना निकली। मेरा भाइयों से आज वो मेहरबान कंधा मिला था, जिससे लगकर वो अपने अंदर दबी तकलीफ बाहर निकाल फेंकती। बल्लास और उसे मजबूत खुद में भेज के आयरा का पूरा नाजुक वजूद यूँ लर्ज़ आता जैसे किसी ज़लज़ले के ज़द में हो गया। बल्लास मेरा भाई नहीं रहा। बल्लास कुछ नहीं कह सका, आज वो कुछ बोल नहीं सका। क्या कहता अपनी महबूबा को? उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम देने वाला भी तो वो खुद था। आयरा की आवाज़ में वो तड़प थी जो इस दिन नौफल का जनाजा देख कर आई थी। वैसे रो रही थी जैसे इसका भाई आज मरा हो। आप बहुत बुरे हैं, बहुत। आई हेट यू बल्लास। वो पीछे हटने लगी थी, लेकिन बल्लास ने उसके गिद्ध अपना सार मज़ीद तंग कर दिया। वो वहीं उसके सीने से लगी, उस पर मुक्के बरसाने लगी। आई हेट यू मारती गई, बिना ये देखे कि वो लग कहाँ रहा। ज़ख्म फिर आना होने लगा था। एक शदीद दर्द की लहर बल्लास के वजूद में दौड़ गई, लेकिन उसने आयरा को खुद से अलग नहीं किया, बल्कि मज़ीद खुद में पेंट किया। बट आई लव यू, आई रियली लव यू मिसेस शाह। उसकी बात सुनते आयरा बेजान सी होती, उसके सहारे पर आगे। बल्लास ने उसे समेट लिया खुद में। वो अब नहीं बिखरने दे सकता था। कितनी देर वो रोती, उसके सीने में छुपी अपने अंदर की तकलीफ़ आंसुओं के ज़रिए निकालती रही। उसके रोने में कमी आती। बल्लास उसे कंधों से थाम कर बेड पर ले आया। ज़ाले को अब तक आयरा ने थाम रखा था, जो और निकालती दोनों को देख रही थी। पानी। बल्लास ने गिलास उसकी जान बढ़ाया, लेकिन आयरा ने धीरे से सर नफ़ी मिलाते मना कर दिया। बल्लास ने फिर भी गिलास खुद उसके लबों से लगा दिया। वो मुश्किल 1-2 घूंट पी सकी थी। जब उसे देखती, बल्लास ने उसके लबों वाली जगह पर अपने हाथ सिलाप रखते खुद भी वहाँ से एक घूंट पीते वो गिलास वापस साइड टेबल पर रख दिया। आयरा के लबों से अब तक सिसकियाँ बरामद हो रही थी। चेहरा ऐसे था जैसे वो मज़ीद रोना चाहती हो। बल्लास उसकी गोद से ज़ाले को लेती। आयरा का सर अपने कंधे पर टिका गया। आज बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। आज सिर्फ खामोशी दोनों के बीच बात कर रही थी, बता रही थी दिलों के हाल, उनकी तड़प। आयरा एक बार फिर रोई थी, और खूब रोई थी, क्योंकि जहाँ भाई के खोने की तकलीफ थी, वहीं अपने महबूब के फिर से मिल जाने का एहसास था, जो इसका दिल भारी कर रहा था। गम चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन अगर उसे बांटने वाला मिल जाए तो गम की औकात नहीं रहती कि मज़ीद तकलीफ़ दे सके। मैं इसे छोड़ कर आता हूँ। आयरा को धीरे से खुद से अलग करते ज़ाले को लेकर उठ नहीं लगा था कि आयरा की रुंधी हुई आवाज़ उसके समात टकराई। इसे यहीं रहने दें। घबराहट के मारे वो टकते हुए बोली, लेकिन इससे पहले बल्लास को क्या था, ज़ाले बोल पड़ी। बब्बा। वो जो इतनी देर से खुद को रोने से बाज रखी हुई थी, आखिरकार धीरे धीरे ठुसकती रोने लगी। उसके रोने पर बल्लास के लबों पर मुबन सी मुस्कुराहट बिखरी थी। मेरा बेटा, बोलते हुए उसने ज़ाले के रूई से गाल चूमे। अपने चाचू चाची को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है ना? उसकी बात समझती आयरा का रंग एकदम सुर्ख पड़ा था। आता हूँ। एक गहरी नज़र आयरा पर डालते ज़ाले को इसी तरह कंबल में लपेटे हुए ज़याल के कमरे में ले गया। बाकी सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। कमरे के बाहर आते उसने धीरे से दरवाज़ा नॉक करके ज़ाले की गाल फिर से चूमे। उसके हाथों में लिप ग्लोस और आई लाइनर अब तक था। ये आदत दोनों की एक जैसी थी। न जामिल को चीज़ें छोड़ने आती थी, न ज़ाले को। एक बार पकड़ ली सो पकड़ ली। इसी वक्त ज़याल ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। पीछे जामिल और जिमल के खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। आई थिंक आप भूल गए कि आपका एक नहीं 2 बच्चे हैं। बल्लास ने ज़रा शौक होते उसे कुछ पावर कराना चाहा। आज जा मेरा बेटा। ज़याल को देखते ज़ाले अपने हाथ उसकी जानब करने लगी। उसने भी गोद में लेते ढेर सारा प्यार किया। खुश लग रहे हो? खैर तो है? एक आईब्रो मटकाते सवालिया पूछा। उसके सवाल पर बल्लास की मुस्कुराहट फ़ौरन गहरी हुई। बस मेरी बहन का कमाल है, इसी के अंदाज में जवाब दिया। मेरी बीवी है वो। उसके इतने प्यार से बोलने पर ज़याल को जैसे जेलसी हुई थी। पहले सिर्फ आपकी बीवी थी, अब मेरी बहन भी है। बल्लास को उसकी जेलसी देख जैसे मज़ीद जलाने में मज़ा आने लगा था। ज़याल ने घूर कर उसे देखा। कहा था भाई हो, भाई बनकर रहो। साला बनने की कोशिश की तो हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी। उसकी बात पर बल्लास की बेसाख्त हंसी छूटी। बहना ज़रा अपने अभी को तो देखना, डांट रहे हैं मुझे। उसने हंसी दबाते पीछे बेड पर बैठी जिमल को आवाज़ लगाई। उसकी बात पर ज़याल तो सटपटा कर रह गया। अभी क्यों डांट रहे हैं? अपने भाई को डांट पड़ते देख फ़ौरन तड़क कर बोली। वो भी जानता था वो सिर्फ बल्लास की बात का यकीन करेगी, चाहे ज़याल कितनी भी सफाई दे ले। तुम बाहर मिलो, देखता हूँ मैं तुम्हें। तड़क कर बोलते धार से दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देख बल्लास के मुँह से हंसी का फुवारा फूटने ही लगा था कि उसे फ़ौरन से आयरा याद आई, और थोड़ी देर पहले वाला वक्त जिसे याद करते वो मुस्कुराहट तक गायब होगी। फिर एक अजीब सी लय पर धड़कने लगा था। उसने वहीं खड़े खड़े नीचे अपना कमरा देखा, और फिर अपने धड़कते दिल को काबू करते वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जिसका नाव घुमाकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, नज़र सामने आयरा पर पड़ी, जो कंबल और पिलो बेड से उठाकर सोफे पर ले जा रही थी। ये देख तो बल्लास का सर चकरा कर रह गया। अहम गला खनखाते वो अंदर आया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसका ये अमल आयरा की घबराहट में मज़ीद इजाफा कर गया। वो वहीं खड़ी हाथों को आपस में मिला मिसलती बेडशीट देख लगी।
वो वहाँ क्यों रखा? बेहद नरम लहजे में पूछा। सोने के लिए। उसके जवाब पर बल्लास के लबों पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो आगे आता उसके हाथों को नरमी से थाम कर अपने करीब कर गया। इस हरकत पर रही आयरा के दिल हथेली पर धड़कने लगा था। क्या माफ़ी दिल से नहीं दी? उसके चेहरे का नज़रों से तवाफ़ करते मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। दी है तो फिर ये दूरी क्यों? नाजुक हाथ की नाजुक सी कमर पर रखते मज़ीद खुद के करीब किया। आयरा तो यूँ थी जैसे अब बेजान सी होकर गिरेगी। मतलब वो समझ चुकी थी, लेकिन जान कर भी अनजान बनना चाहती थी, क्योंकि नफ़रत बर्दाश्त करना आसान थी, लेकिन इस शख्स की शिद्दत हरगिज़ नहीं। वो तो इसके आगे खड़ी भी नहीं दिखती थी। बल्लास उसके कान पर झुका, उसे मज़ीद कांपने पर मजबूर कर गया। आज की रात मतलब भी समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए एक जगह सोना ज़रूरी है। उसकी बात पर आयरा एकदम लर्ज़ उठी। उसके चेहरे पर यहाँ की सुर्खी मज़ीद गहरी होगी। वो जल्दी से बल्लास को खुद से दूर करती सोफ़े पर जाकर बैठ गई। जानती थी आज बेड पर सोई तो इसकी शिद्दतों से नहीं बच पाएगी, इसलिए आज उसे बल्लास की जगह आना पड़ा था। लेकिन आज खुद को बचाने की हर कोशिश नाकाम थी। बल्लास उसके करीब आते एक झटके में उसे बाहों में भरते बेड पर ले आया था। ये क्या कर रहे हैं? उसकी हरकत पर वो बौखला सी गई। दूरियां ख़त्म कहते उसे धीरे से बेड पर लिटा दे। खुद उसके करीब लेटकर कम्फर्टर ठीक करने लगा। आयरा उसके इतने करीब होने पर बस मरने वाली थी। वो दोनों पर एक ही कम्फर्टर लेता, उसके और करीब होता, उसकी आंखों में देख लगा, लेकिन आज वो देख भी ना सकी। पलकों की डालर फ़ौरन झुकी। अभी तो वैसा कुछ हुआ भी नहीं, और इतनी घबराहट उसके लर्ज़ से बदन की लर्ज़श हाथों से महसूस करते हुए गंभीर लहजे में पूछा। उसके सवाल पर आयरा मज़ीद कली की तरह सिमट गई। डोंट वरी, आज की रात सिर्फ अपने करीब महसूस करोगे, इसके अलावा कोई गुस्ताखी नहीं होगी। उसकी यूँ सिमटते देख हाथ उसके ऊपर से गुजार कर उसकी कमर अपने सीने से लगाते आयरा की नाजुक सी गर्दन में चेहरा छुपा गया। उसके बदन की महक बल्लास के जज्बातों को पल में उजागर कर गई थी। उसने कह तो दिया था कि कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब खुद पर ज़ब्त कर पाना मुश्किल तरीन हो रहा था। वहीं दूसरी जानब आयरा उसकी बात पर थोड़ी रिलैक्स होती झट से आंखें बंद कर गई। और आज उसकी पनाह में नींद भी कोसों दूर जा चुकी थी। बल्लास उसके ऊपर से हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ करने ही लगा था कि आयरा एकदम बोल पड़ी। नहीं, ये ऑफ़ ना करे। बल्लास के इस कदर करीब आने पर और आवाज़ तक काँप रही थी। अंधेरे में इरादा नहीं बदलेगा मेरा। उसकी घबराहट मामते शदीद लहजे में बोलता लाइट्स ऑफ कर गया। आयरा को लाइट ऑन रखकर सोने की आदत थी। अंधेरे से उसे बचपन से डर लगता था, लेकिन आज न जाने कि उसे ये अंधेरा अच्छा लगा था। आज खौफ नहीं आया था। तभी बल्लास का हाथ अपनी बैली से ऊपर धड़कनों पर आता महसूस करके उसकी जान लबों पर आई थी। पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो आयरा की गर्दन में चेहरा छुपाया उसकी धड़कनों को बुरी तरह से मुंतशिर कर गया था। बहुत तड़पाया है तुमने। कमरे की गहरी खामोशी में इसकी जज्बों से चूर आवाज़ उभरी थी। आयरा तो चुप थी जैसे अब गई। एक एक तड़प का हिसाब लूँगा जानिशा। उसके लबों से जानिशा सुनकर आयरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो इसकी जान मुश्किल में डाल रहा था। वो जानती थी अब माफ़ करके वो कितनी बड़ी आजमाइश में आने वाली थी, लेकिन खैर इस आजमाइश से तुम्हारा औरत गुजरती है, उसे भी हिम्मत करनी थी। वो धीरे से सीधी होने लगी। बल्लास यकटक उसे देख रहा था। कमरे के नीम अंधेरे में दोनों को सिर्फ हिलते वजूद दिखाई दे रहे थे। वो बल्लास की जाना पलटती उसके सीने में मुँह छुपा गई। यह देख एक सुकून सा था जो बल्लास के पूरे वजूद में दौड़ गया था। वो उसकी नाजुक सी कमर को मजबूती से जकड़ते खुद में जैसे पैवस कर लेना चाहता था। ये रात एक दूसरे की पनाहों में हर फिक्र से आज़ाद गुजरी थी। इतनी दिन की तकलीफ़ का असर धीरे धीरे ज़ायल हो रहा था। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि रात होते ऐसे ही एक एक करके हमारे बच्चे और पूरा कमरा बच्चों से भर जाए। वो जाले के नन्हे से हाथ में उंगली पकड़ाता शरीर होते बोला। जामिल जो फीट कर रहा था फ़ौरन से मुंह बाहर निकालकर अपनी माँ के साथ मिलकर उसे घूरने लगा, ऐसे जैसे अपनी जायदाद के हिस्सेदार का जिक्र पसंद ना आया हो। हबी शराफत से सो जाए, जब तक आप नहीं सोएंगे ये भी ऐसे ही बटन सी आंखों से आपको देखती रहेगी। उसने जाले के देख मसनूई सा जहाल को डपटा। तो तुम्हारा बेटा क्यों जाग रहा है? इसको भी ये मटर की छोटी छोटी आँखें बंद करवाओ। उसने फ़ौरन हिसाब बेबाक किया था। चलो मेरा बेटा, अब नीनी का टाइम हो गया, हम सोएंगे। वो जिप बंद करते उसे ठीक से लेटाने लगी, लेकिन वो हाथ पैर मारते ठुसकने लगा था। मुझे देर से मैं सुलाता हूँ। जाले को उसकी जानब करते जामिल को अपनी जानब घेर लिया। हाँ क्या मसला है, क्यों रो रहे हो? चलो सो जाओ। बोलते उसने जामिल की दोनों आंखें अपने हाथ से बंद कर दी, जिनको वो पट से खोल गया। ओए बंद कर आंखें। उसकी मटर सी आंखें खुलती देख फिर से बंद की, लेकिन वो बेचैन हड्डी फिर से खोल देता। जयाल उसकी एक आंख बंद करता तो वो दूसरी खोल देता। उसे जैसे ये एक दिलचस्प खेल लगा था। जयाल के बंद करते वो खिलखिला कर हंसने लगा था। तेरी तो। जयाल उसके दोनों नन्हे हाथों को पकड़ते उसकी गर्दन में मुँह छुपाकर गुदगुदी करने लगा। पूरे कमरे में दोनों की खिलखिलाहट एक गूंज लेती। वो देख सिमल का दिल चाह सर पीट ले लिया था सुलाने के लिए, उल्टा खुद भी उसके साथ खेल में लग गया। चलो मेरे बच्चा, हम सोते हैं, छोड़ो इन दो जिनों को। वो इन बाप बेटे को इनके हाल पर छोड़ती जाले को अपने सीने से लगाती उसकी पीठ थपकने लगी। वो भी झट से माँ की फरमाबरदारी करते आंखें मूंद गई। जामिल कितनी ही देर अपने बाप के साथ डिशुम खेलता रहा। जयाल ने उसके गानों का अशर बिगाड़ा और जामिल ने अपने बाप के दोनों का हिसाब इसी वक्त चुकता हुआ था। वो अपने मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे उठकर नमाज़ पढ़ते बायलान में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। तकरीबन आधा घंटा टहलकर अंदर आते सोफ़े पर बड़ा जमान होते, LED ऑन करते न्यूज़ चला रही। लेकिन उनकी खान हवेली में इस वक्त तक सब जाग जाते थे, लेकिन यहाँ तक सब सो रहे थे। तभी जिमल दोनों बच्चों को उठाए नीचे लॉन्ज में आई। वही अफलातून थे जो सबसे पहले उठकर अपनी माँ को भी उठा लेते थे।
ओ मेरा बच्चा इधर आओ। उन्होंने जामिल की जानिब जैसे ही हाथ बढ़ाए वो फ़ौरन से उनकी गोद में चला गया। तुम किधर जा रहा है, तुम भी आओ। जाली जो माँ के कंधे से लगी अब तक सुस्त थी, दरियाब के बड़े हाथ देख फ़ौरन उनके पास चली गई। दोनों उनके दोनों इतराफ़ में बैठे उनके साथ खेलने लगे। हम तुम दोनों को बहुत याद करेगा, तुम हमारे जिगर का टुकड़ा हो। उनकी बात सुनते जिमल ने उनकी जानिब देखा। लाला आप कब जाएंगे? उसने सवाल ही पूछा। आज ही, और बहुत सारा काम रहता है आम और इधर नहीं रह सकता। उनके अंदाज में अफसुर्दगी थी, जैसे उन्हें ज़याल के साथ ना जाने पर शदीद तकलीफ़ हो रही हो। लाला हम आपके साथ जाएंगे। ये हुआ था धमाका उनके सर पर। उन्होंने हैरत से जिमल को देखा, जैसे उसकी बात का यकीन ना आया। यस हबी मान गए, वो जाएंगे आपके साथ। उसने दरियाब की आंखों में यकीनी बातें चेक कर बताया। तुम सच कह रहा गुल, जी हमारे साथ वापस जाएगा। इनको अब भी जैसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। इसी वक्त पीछे से आमिर कोमल का एक हाथ थाम कर दूसरा उसकी शानों पर फैलाए अपने साथ लगा कर आ रहा था। जब इनकी बात सुनते उसके कदम वहीं रुके, दिल भी जैसे एकदम रुक गया था। कोमल ने चेहरा मोड़कर उसे देखा, वो जानती थी पामीर क्यों रुका। जी लाला, उन्होंने पैकिंग भी कर ली। जमल की आवाज़ पामीर को ज़िंदगी में पहली बार बुरी लगी थी। उसने मना लिया था ज़याल को, वो इनके बाप को इनसे दूर लेकर जा रही थी। पामीर का दिल एकदम भारी होने लगा था। तुम ठीक हो? उसकी हालत गैर होते देख कोमल ने फिक्रमंदी से पूछा। सर सीसा जवाब देते वो कोमल को लिए से ऊपर आ गया और उसे आराम से बिठा दिया। आपकी तबीयत कैसी है? आप कल से वो कमरे से नहीं निकली थी, इंजेक्शन के ज़रिए असर वो अब तक सोती रही थी। ठीक हूँ, तुम जा रही हो? यह सभी मान गए। कोमल उसके जवाब पर सरस बात में लाती पामीर का चेहरा देख रही थी। करीब था कि वो रो देता। वो खुद पर कड़ा जब्त कर रहा था। थोड़ी देर में सब जमा हो गए थे। सुदैस ने सब के लिए नाश्ता बनाकर टेबल सेट कर दिया था। आज सबसे ज़्यादा खुश बर्लास था। उसके चेहरे ही चमक से बता रही थी चेहरे की चमक ही बता रही थी कि वो कितना खुश है। सब ने उसकी ये खुशी नोट की थी। इतने दिन से वो इस तरह खुश नहीं हुआ था जैसे आज था। ज़याल ने खामोशी से नाश्ता किया। दरियाब और जिमल आपस में बातें करते हंसते रहे। कोमल और पामीर खामोश थे। उस्मान और माँ भी खुश थे क्योंकि वो भी अभी लाइन थे। सब मसरूफ़ थे जब पीछे से एक खूबसूरत आवाज़ सबकी समातों से टकराई। अस्सलाम वालेकुम। वो याकूत की आवाज़ थी और वो और मिशी सुबह की फ़्लाइट से वापस आ गए थे। उसे देख लाश खुशी से चेकता उठ कर जाते उसके गले लग गया। वाह भाई, वाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। बाकी सब मैं भी उनको देख जैसे खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। कोमल, जिमल, आयरा सब बारी बारी मिशी से गले मिली। वो भी बेहद खुश थी। उनके साथ जैसे घर की रौनक सी वापस आ गई थी। जाले और जामिल अपनी वाकर घसीटते खुद से खेल रहे थे। जब जाले मिशी को देखती मम करती तेज़ तेज़ पैर मारने लगी। अरे मिशी मामा की जान। उसने जाले को उठाकर चटाचट उसके गाल चूमे। वो तो इतनी खुश थी कि बस अपनी माँ के बाद मिशी नहीं तो दोनों को एक माँ की तरह पाला था। तभी जामिल जाले दोनों इससे इस कदर मायूस हो गए थे कि उसे देख सबको भूल गए। मिशी खुद अपना नया घर देख बेहद खुश थी। उसे अब तक यकूत या किसी ने भी नहीं बताया था कि सब न्यू घर में शिफ्ट हो गए। ये उसके लिए एक चौंका देने वाला सरप्राइज़ था। याकूत ज़याल से गले मिलते दरियाब को देख एकदम ठटक गया। मुस्कुराहट एकदम मान पड़ी। सलाम लाला। कितनी मुश्किल से उसने ये लफ्ज़ अदा किए थे। वही तो था जिनसे लाला नफ़रत करते थे, क्योंकि याकूत मिर्ज़ा भी कहीं ना कहीं उनके जी को इनसे दूर रखने की वजह था। वालेकुम सलाम। किधर गया था तुम? इनको अब तक नहीं पता था। मिशी ने सवालिया नज़रों से उनको देखा। कोमल ने उसे बताया कि वह ज़याल के बड़े भाई हैं। इस पर मिशी को हैरत हुई। सब जैसी इसकी भी कैफियत थी। लाला घूमने गए थे। उसने मुअद्दब अंदाज में बताते पामीर को देखा, जितनी गर्मजोश चीज़ से नहीं मिला था और ये बात याकूत नोट कर गया था। वो जाकर पामीर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। बाकी सब भी फिर से नाश्ता करने लगे। बच्चे दोनों मिशी की गोद में थे और हैरत की बात के सुकून से बैठे थे। खास तौर पर जामिल, उसे तो पता नहीं मिशी की गोद कौन सी फूलों की झोली लगती थी। सुकून सा सुकून होता था। तुम्हारा मुँह क्यों लटका हुआ है? कोमल ने पीटा है क्या? पामीर के कान पर झुकते धीमी सरगोशी की। पामीर ने खाली खाली नज़रों से उसे देखा और धीरे से सरनफी में ला गया। कोई बात है? लाला ने कुछ कहा? याकूत को अब फिक्र होने लगी थी। पामीर पे रोनोल सरनफी में ला गया। तो यार ऐसे क्यों बैठे हो, बताओ ना। उसकी खामोशी याकूत को बुरी तरह से खुल रही थी। पामीर का जब टूट रहा था। वो नाश्ता छोड़े उठकर अपने कमरे में चला गया। उसे जाते हुए सब ने देखा था। 1 मिनट, एक ज़रूरी काम है। याकूत साहब से एक्सक्यूज़ करता उठकर उसके पीछे गया। बाकी सब फिर से खाने पर जुट के। ज़याल भी खामोश था। कमरे में आते पामीर अपनी आंखों से बहते खामोश आंसू साफ करने लगा। जब याकूत भी इसके पीछे कमरे में आया, मीरू क्या हुआ है, बता क्यों नहीं? उसकी आंखों में आंसू देख वो एकदम ठटका और आंखें हैरत से फैली। तुम रो रहे हो क्यों? वह गया था उसके कंधे थामे पूछने लगा। पामीर उसे देख तड़प कर उसके कंधे से लग गया और तड़प कर फूट फूट कर रो दिया। ज़याल के भाई याकूत भी तो उनके बाप की तरह था। लाला हमसे हमारा भाई छीनने आए हैं। वो भाई को अपने साथ लेकर जा रहे हैं हमेशा के लिए। बोलते हुए मजीद फूट कर हमेशा बच्चों की तरह रो दिया। लेकिन याकूत तो यूँ था जैसे कोई पत्थर की मूरत। वो कुछ देर कुछ नहीं बोल सका। भाई उनको रोके, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। लाला के पास तो पूरा ख़ानदान है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ भाई हैं। वो बच्चों की तरह हिचकियाँ लेने लगा। आवाज़ काँप रही थी। प्लीज़ भाई, प्लीज़ उनको रोकें। ऐसा कैसे वो लेकर जा सकते हैं? याकूत को लगा जैसे ये आवाज़ उसकी किसी गहरी खाई से आई है। वो जा रहे हैं हमेशा के लिए। रोको। याकूत पामीर को खुद से दूर करते एक ही जैसे में कमरे से बाहर गया। सब
अब तक वहीं बैठे गपशप कर रहे थे। अब जा रहे हैं इनके साथ बाहर आते उसने बुलंद आवाज़ में पूछा था। सबने उसे मुड़कर देखा। ज़ियाल चेहरे पर बिना कोई तासुर लिए उसे देखता रहा। कौन जा रहा है और कहाँ? याकूत की नज़रें ज़ियाल पर टिकी देख बल्लास ने हैरत और सवालिया अंदाज पूछा, भाई हमें छोड़कर जा रहे हैं? ये हुआ था धमाका बल्लास समेत सब पर। उसने तेज़ी से गर्दन मोड़कर ज़ियाल को देखा जो सर झुकाए प्लेट में चम्मच घुमाता गहरी सोच में गुनता। भाई याकूत भाई क्या कह रहे हैं? बल्लास को जैसे यकीन नहीं आया था। जिमल को कभी ज़ियाल को देखती तो कभी बल्लास और याकूत को। वो नहीं जानती थी कि अनजाने में इसीलिए कौन 3 भाइयों से उनकी ज़िंदगी दूर ले जा रही थी। बोले चुप क्यों हैं? वो एकदम खड़ा होता तेज़ आवाज़ में बोला। ज़रा आप उन्हें खामोशी से देख रहे थे। आप कैसे जा सकते हैं? और लाला आपकी मैंने इसलिए तो मदद नहीं की थी कि आप हमसे हमारा भाई छीन लें। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बुलंद हो रही थी। जब ज़ियाल ने धीरे से गर्दन मोड़कर उसे देखा। मदद? इसके समात में ये लफ्ज़ गूंजा। कैसी मदद? ज़ियाल ने स्पॉट लाइट में पूछा। यही इनको यहाँ लाने वाली, आपकी खैर खैरियत इनको बताने वाली। वो जज्बात में आकर वो बात भी बोल गया जो उनकी ज़िंदगी को मज़ीद बुरी तरह से मुतासर कर सकती थी। ज़ियाल यूँ था जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा। उसने ज़रियाब को भी इन्हीं बेयकीन सी नज़रों से देखा। जिमल अब तक नहीं समझी थी आखिर उनके बीच बातें क्या हो रही थी। तो अब बर्दाश्त करो। ज़रियाब पर नजरें गाड़े वो सख्त लहजे में बोलता। प्लेट खुद से दूर सरकाते उठ खड़ा हुआ। उसके उठते बल्लास फ़ौरन से उसके पास जाते उसका बाजू थाम गया। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने सिर्फ खैरियत बताई थी। आई एम सॉरी, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा तो ना दें। उसके लहजे में तड़प थी। मॉल में एक फसूखेज़ी सी छा गई। पामीर भी अपनी सुर्ख आँख के मसलता कमरे से बाहर आ गया। तो मन्ना करता था ना कि मत करो। सुनी तुम लोगों ने? वो बाजू छुड़वाते तकरीबन दाड़ा था। बल्लास सहम के खड़ा हो गया। वो चिल्ला रहा था। बल्लास का दिल बंद होने लगा। क्या वो इतनी बड़ी सज़ा दे देगा इस गलती की? ज़ियाल जाने लगा था कि बल्लास ने पीछे से उसके गिर बाजू माइल करते सर उसकी कमर पर टिका दिया। नहीं नहीं, मैं अब नहीं करूँगा, प्लीज़ भाई इतनी बड़ी सज़ा ना दें। हम कैसे रहेंगे आपके बगैर? वो रोने लगा था। पामीर भी आगे आकर आगे से ज़ियाल के कंधे से लिपट गया। ये तय था वो लोग जितने बड़े हो जाते, बीवी बच्चों वाले हो जाते, अपने भाई के लिए हमेशा बच्चे ही रहते। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। ज़ियाल ने खुद से आंखें मीट कर खोलते याकूत को देखा जो दूर खड़ा इन तीनों को देख रहा था। तुम रह लोगी? अपने सवाल पर खुद का ही दिल जैसे मुट्ठी में बेच गया था। याकूत उसके सवाल पर दौड़कर इससे लिपट गया। कभी नहीं, आखिरी दम तक नहीं। वो तीनों इसे लिपटे रोने लगे थे। बिलाशुबा ये मंजर खूबसूरत था, लेकिन उनकी तड़प देख बाकी सबका दिल जैसे फटने के करीब था। मॉल में एक फजूक अजीज़ी छा चुकी थी। हर एक सांस रोके सामने का क़यामत खेज़ मंजर देख रहा था। जैसे दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लर्ज़ उठा और आकाश बाहर थी और जान बेजान थी। आज ज़बान पर मुख लगा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ वही कभी देखेंगे। इनमें इतनी ताकत नहीं थी ये मंजर यकटक देख सकें। दिल फाट रहा था। रूह जैसे कब्ज़ हो रही थी। बड़े तो बड़े बच्चे भी रोने लग रहे थे। ज़रियाब लाला शल साकत से खड़े इन तीनों को अपने जी से लिपट कर तड़पते हुए देख रहे थे। जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपट कर बलक कर रोता है। उनका जी उनकी सच में उनके माँ बाप की जगह ले चुका था। इसके बगैर वो तीनों एक बार फिर यतीम हो जाते। हम आपके बगैर नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं। बल्लास उसकी कमर में चेहरा छुपाए गिड़गिड़ा कर रोने लगा था। आगे से पामीर भी उसके कंधे से लिपटा बच्चों की तरह रो रहा था। कौन कह सकता था ये तीनों शादीशुदा थे? उनकी शिद्दत देख उनकी बीवियों की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ज़ियाल उनके बीच खड़ा किसे खुद से लगाया कैसे तीनों को अपने आगोश में छुपाए। उसे जितने काद तीनों के निकल चुके थे, लेकिन उसके सामने से बच्चों की तरह लिपट कर रो रहे थे। उसकी आंखों से एक गर्म मोती टूट कर गाल पर लड़क गया। वो तीनों से अपना पूरा ख़ानदान मारते थे। कैसे मुमकिन था वैसे खुद से दूर जाने देते? भला माँ बाप को भी दूर जाने दिया जाता है? लाला ज़ियाल ने पीछे खड़े ज़रियाब को पुकारा। कब निकलना है? इसका सवाल इन तीनों की जान निकाल गया। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। वो फूट कर रोते ज़मीन पर बैठता ज़ियाल की टांगों से लिपट गई। ये मंजर देख सबके दिल फटने के करीब थे। वो बच्चों की तरह लिपट कर गिड़गिड़ा रहा था। बल्लास क्या करे, उठो। उसे टांगों से लिपटे देख ज़ियाल का दिल कांप उठा था। क्या इतना ज़रूरी हो गया था उनके लिए? ज़रियाब बेयकीन सी नज़रों से इन चारों को देख रहे थे। मॉल में एक सनसनी सी फैल गई थी। बच्चे भी इनको रोते देख रो रहे थे। नहीं,
नहीं, मैं उठूँगा। आप पहले माफ़ करें, मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं करूँगा, प्रॉमिस मैं नहीं करूँगा। आप ना जाएँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं वो आँखें बंद करके ज़ारों कतार रोता बोलता चला गया। आरव से यूँ देख तड़प उठी थी, आँखों से गर्म आंसुओं के जैसे एक समंदर समट कर बाहर आने लगा था। ये क्यों आए हैं? इनको कहें ये वो वापस जाएँ। ये हमसे हमारा बात छीनने आए हैं। इनके पास तो सब हैं, लेकिन हमारे पास बस हमारा बाप है। ये इसे भी छीन कर ले जा रहे हैं। उसकी हिचकियाँ बन चुकी थी, आंखें शोक मधुरम हो चुकी थी। उनसे कहें मुझसे मेरा सब ले लें, मेरी सारी जायदाद ले लें, एक फूटी कौड़ी भी ना छोड़ें, मेरे पास जो कुछ है सब ले लें, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझसे मेरा भाई ना छीने, प्लीज़ ना छीने। उसकी आवाज़ में तड़पती वो बिलक बिलक कर रो रहा था। उठो बल्लास, उसे अपनी टांगों से लिपटे देखना जाने दिल क्यों मुट्ठी में भेज रहा था। नहीं उठूँगा जब तक माफ़ नहीं करेंगे। वो मज़ीद कस कर उसकी टांगों से लिपट गई। ये देख जिम्मल का दिल फट रहा था। ये क्या हो गया था? उसकी ज़िद क्या कर गई थी? आप इतने ज़ालिम तो नहीं हैं, हमने बस 2 भाइयों को मिलवाया था, इसकी ये सज़ा मिलेगी तो खुदा कसम कभी सोचते भी ना। पामीर उसके गर्दन में मुँह छुपाई हिचकियाँ लेते रोते हुए बोला, मैं कभी इनसे बात नहीं करूँगा, कभी कुछ नहीं बताऊँगा। सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। उसकी हिचकियाँ बंद चुकी थी कि इतनी मोहब्बत कोई कर सकता था किसी से? यार हमने इतने प्यार से ये इतना बड़ा घर बनाया, यार हमने इतने प्यार से ये इतना बड़ा घर बनाया था, आपके बगैर हम कैसे रहेंगे? हमें डर लगेगा। यकूब का सर पामी के कंधे पर था। उसे यूँ तड़प कर रोते देख मिशी का दिल लर्ज़ उठा था। जमल को एहसास हुआ था वो अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी और अब शिद्दत से उसका एहसास हो रहा था। सुदैस मेरा बैग लाओ। ज़ियाल के हुक्म पर सुदैस जाने लगा था जब यकूत एकदम दौड़ा, नहीं नहीं नहीं, वल्लास की तो जैसे जान सी निकल गई थी। रुको, एक कदम मजीद बढ़ाया तो यहीं जान निकाल दूंगा। यकूत सुदैस को ज़ियाल के कमरे की जाना बढ़ते देख उन्हें शाम अंदाज में दहाड़ा था, मैं नहीं जाने दूंगा। आप मैं नहीं जाने दूंगा। आप मेरे भाई हैं, मेरे बाप है और किसी के कुछ नहीं। चलें आप। बर्राज ज़मीन से उठता ज़ियाल को खींच कर ले जाने लगा। कहाँ लेकर जा रहे हो? पल्लास हाथ छोड़ो। वो नहीं सुन रहा था। ज़ियाल अपना हाथ छुड़वा सकता था लेकिन न जाने कि उसे ज़बान से बोल रहा था, जबकि बल्लास उसे खींच कर ले जा रहा था। सब सांस रोके खड़े और रोते हुए इनको देख रहे थे। इसी पल ज़ियाल की जताती निगाहें शल साकत से खड़े ज़रियाब की जानिब उठी थी। इनमें बहुत कुछ है जो वो कह रही थी, जिनमें पहले नंबर पर तो यही था कि देख लें ये खून का नहीं मोहब्बत का रिश्ता, और मोहब्बत मरते दम तक रहती है। ये चारों मौत तक एक साथ हैं और रहेंगे। वो इनको जाते हुए देख रहे थे। बल्लास उसे एक कमरे में ले जाते अंदर भेजकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर वहीं नीचे बैठ गया। बाल माथे पर बिखरे पड़े थे, आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो कोई लाडला बिगड़ा हुआ बच्चा लग रहा था। बल्लास दरवाज़ा खोलो। ज़िया ने अंदर से दरवाज़ा पिटा। नहीं मैं नहीं खोलूँगा। वोटल है जम बोलता अपनी सुर्ख आंखों को हथेली से रगड़ता वहीं सर झुकाकर बेआवाज़ रोने लगा। वो बेबसी की इंतहा पर था, बार बार अपने कपकपाते लबों को दांतों से चबा रहा था। बल्लास दरवाज़ा खोलो। ज़िया ने अंदर से दरवाज़ा पीटा। नहीं मैं नहीं खोलूँगा। वटल लहजे में बोलता अपनी सुर्ख आंखों को हथेली से रगड़ता वहीं सर झुकाकर बेआवाज़ रोने लगा। वो बेबसी की इंतहा पर था, बार बार अपने कपकपाते लबों को दांतों से चबा रहा था। बल्लास, आई सेड ओपन द डोर। उसने मसनूई सख्ती दिखानी चाहिए लेकिन आज वो भी कुछ काम नहीं कर रहे थे। नो नो नो। वो ज़मीन पर बैठा अलग के बल दाड़ा था। मैं नहीं खोलूँगा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगा। आप मेरे हैं, बस मेरे। मैं जान से मार दूँगा जो आपको मुझसे दूर करने की कोशिश भी करेगा। से हाल बस बल्लास क्या, उसका भाई, उसका बाप, उसकी माँ, उसका पूरा ख़ानदान। वो रोता हुआ चीख रहा था। यकूत ने पामीर को खुद से लगा लिया था और ख़ुद बेआवाज़ रो रहा था। वो मैच्योर था, बल्लास की तरह ज़िद नहीं कर सकता था, ना चीख चिल्ला सकता था, लेकिन अंदर काल सिर्फ वो जानता था। ज़ियाल के दूर जाने का एहसास ही कैसे उसकी रूह खींच गया था। क्यों था वो इतना ज़रूरी? बल्लास बच्चे दरवाज़ा खोलो। अब की बार ज़ियाल ने कदर नरम लहजे में कहा था। वो जानता था इस सिचुएशन में इसका गुस्सा बल्लास को पैनिक कर देगा। नहीं खोलूँगा, आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। वो सरनफी में लाते रोते हुए अपनी हसीनों से आंखों को रगड़ने लगा था, लेकिन आँखें थी कि बहने से बाजी नहीं आ रही थी। जैसे सारी ज़िंदगी के आंसू आज ही निकलेंगे। तो मना करता था ना, क्यों नहीं माने मेरी बात? अब मान रहा हूँ ना, प्रॉमिस
भी कर रहा हूँ, नहीं करूँगा आइंदा, कुछ भी कभी भी नहीं करूँगा। ज़याल का नरम लहजा उसे धीरे धीरे नॉर्मल कर रहा था, वरना दिल था कि फटने को था, जान निकलने को बेताब थी। और भी सारी बातें मानोगे? ज़याल के सवाल पर बल्लाज ने सर उठाया। हाँ, सारी बात मानूंगा, झट से जवाब दिया। आयरा के साथ झगड़ा करोगे? नहीं, कभी भी नहीं करूँगा, फ़ौरन से जवाब दिया। अपने नाम पर आयरा के दिल को कुछ हुआ था, पैनों को होकर खुद को नुकसान पहुँचाएंगे? नहीं, कभी नहीं, दो बदू जवाब दिया। नमाज़ पढ़ोगे? इस सवाल पर बल्लाज का दिल धक चुका। नमाज जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ी थी, कैसे पढ़ता? उसने हमेशा अपने साथ हुए का उस खुदा से सिर्फ गिला किया था कि उसने उसके माँ बाप छीने। उसकी आंखों के सामने वो मंजर आया जब इसके माँ बाप का सीना गोलियों से छलनी किया गया था। तब उसने खुदा को पुकारा था, लेकिन खुदा ने नहीं सुनी और इसके माँ बाप मार गए। उस दिन के बाद से उसने कभी इस खुदा को नहीं पुकारा और वो गहरी सोच में डूबा हुआ था जब ज़याल की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। सुदैस, बैग लेकर आओ। नहीं नहीं, मैं पढ़ूंगा, मैं नमाज़ पढ़ूंगा। बैग का सुनते उसकी जान फिर से निकली थी। अंदर खड़े ज़याल के लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट बिखर गई। साला बनोगे या भाई? ये सवाल गैर मुतवक्को था। सबने चूम कर बंद दरवाजे को देखा। भाई, ऑफ कोर्स भाई। चलो दरवाज़ा खोलो। लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। आप नहीं जाएंगे ना? बल्लाज ने उठकर डरते हुए पूछा। मेरे बिगड़े हुए बच्चे जाने ही नहीं दे रहे। उसकी बात समझते बल्लाज झट से दरवाज़ा खोलकर सीधा उसके सीने से जा लगा। ये इतनी ज़ोर से हुआ था कि ज़याल बेख्तियार एक कदम पीछे लड़खड़ाया था। कभी नहीं जाने देंगे, आप हमारे भाई हैं, हमारी जान है। वो इसकी गर्दन में मुँह छुपाई शिद्दत से रो दिया। इसके वक्तों मुँह से निकल रही थी। ज़याल उसे खुद में ज़ोर से भेज दिया। आई लव यू भाई, आई रियली लव यू, आई लव यू टू मेरी जान। बोलते और भी भेज लिया। बल्लाज उसकी आगोश में आते फूट फूट कर रो दिया। ज़याल आज तौबा करने वाला था। मजाल है जब वो आइंदा इनसे दूर जाने का जिक्र भी कर दे। हमने 14 साल पहले एक गलती किया था। ज़रिया की आवाज़ पर सब ने इनको देखा, जिसका सज़ा हमको आज तक मिल रहा है। लेकिन आज जो इसका सज़ा हमको आज तक मिल रहा है, लेकिन आज जो हम करने जा रहे थे इस गुनाह का सज़ा तो शायद हमको कब्र में भी मिलता रहता। सॉरी, हम तुम्हारे भाई को तुम लोगों से अलग नहीं करेगा। उनके भीगे हुए लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। कैसे न होती? इन भाइयों की मोहब्बत देख तो सख्त पत्थर भी पिघल जाता। वो तो फिर एक अच्छे दिल के इंसान थे। इनकी बात सुनते पामीर जाकर उनके कंधे से लग गया था। थैंक यू लाला, थैंक यू सो मच। हम मरते दम तक आपका ये एहसान नहीं भूलेंगे। बदले में जान भी मांगेंगे तो चुपचाप दे देंगे। ज़रा आप उसे गोद में भेजिए, उसका साथ चूमूंगी। हम उनकी आगोश में भी पामीर को ज़याल की खुशबू महसूस हुई थी। कैसे न होती? इन्हीं की तो टू कॉपी था उनका भाई। ज़याल बजाज को लिए कमरे से बाहर है। सब इनको सताई नज़रों से देख रहे थे, लेकिन बल्लाज किसी को नहीं देख रहा था। वो नहीं देखता था किसी को। जब ज़याल उसके करीब होता था, ज़याल को सोफ़े पर बैठाते खुद उसके सीने में छुप के ये देख सबके चेहरों पर प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर गई। जिमल खुद मुस्कुरा रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी जेलस भी हो रही थी। याकूत और पामीर दोनों ज़रियाब के दोनों कंधों से लगकर बैठे थे। वो धीरे धीरे दोनों के सरों पर हाथ फेरते उन्हें जैसे सुकून की वादियों में ले गए थे। ज़रिया भी इस वक्त उनके पास ऑप्शन था, क्योंकि बल्लाज इस वक्त जिमल को भी ज़याल के करीब ना आने देता। तुम लोगों को हमारी जी से इतना मोहब्बत है, अब मानता है, लेकिन उसके लिए मोर भी तो तड़प रहा है। इसका भी तो कुछ सोचो माड़ा। उनकी बात पर पामीर और यकूत ने इनको देखा। वो भी बेबस थे। बात उनकी होती तो कब के लौट जाते, लेकिन वहाँ एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। हम जी का 2 टुकड़े कर सकता है तो कब का करके एक अपने साथ ले जाता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारा एक बात मान लो तुम सब। बोलते उन्होंने चारों को देखा। तुम सब हमारे साथ चलो और अपना घर बनाओ, हम बना कर देगा। मोर को उनका जी मिल जाएगा और तुम सबको तुम्हारा भाई। हम इल्तिजा करता है। करीब था कि वो हाथ जोड़ देते। याकूत उनके कंधे से लग गया। हम जाएंगे लाला, हम जाएंगे लाला, हम सब वहीं जाएंगे, लेकिन अपना भाई नहीं दे सकते। इनको ना छीने हमसे। उसकी आवाज़ में तड़पती। नहीं, हम कभी इसको दूर नहीं करेगा, कभी नहीं। वो याकूत और पामीर को आंखों से लगाते दोनों के सरों पर प्यार करने लगे। और तुम इधर आओ, हमारा जी का बिगड़ा बच्चा। तुम तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक निकला। उन्होंने बल्लाज को देख हाथ बढ़ाया। जब उसने ज़याल को देखा, उसने पलक झपकाते से जाने का इशारा किया। वो धीरे से
उठकर उनके पास जैसे ये यकूत और पामीर को ज़ियाल मिल गया था। इस वक्त तीनों ही उसे छोड़ने की सकत में नहीं थे। इस कदर खौफ उनके दिल में बैठ चुका था। वो साए हमसे, उन्होंने प्यार से पूछा। बल्ला साथ जो बैठा था, कोई जवाब नहीं दिया। सुदैस बैग लेकर आना, ज़ियाल का ये जुमला बोलना तक वो झट से अपना मुँह खोल गया। नहीं, मैं नहीं हूँ नाराज़। उसकी इस हरकत पर सबको हंसी आई थी। वो कैसे एक छोटे बच्चे की तरह सिर्फ एक बात से डर गया था। इस वक्त वो बात बोलकर बल्ला शाह से कुछ भी मनवाया जाता तो वो मान लेता, लेकिन अपने भाई को खुद से दूर मारकर भी ना होने देता। ज़रियाब लाला का एक भरपूर कहका गूंजा था। उन्होंने बल्ला को खुद से वो बरखुरदार कहते लगा लिया। मान गया हम तुम्हारा मोहब्बत। वो सच में मान चुके थे। मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊँगा। ज़ियाल की इस बात से भी बल्ला को खौफ महसूस हुआ था। ये बात पहले वो कहता तो शायद इतनी अहम ना होती, लेकिन अब जो खौफ दिल में बैठा था, शुबा था कि वो ज़ियाल को घर से भी ना निकलने देता। इस एक हफ्ते में वहाँ कोई सेटअप देखूँगा, फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक उस्मान यहाँ से सारा बिज़नेस क्लोज करवा देगा। उस्मान वहीं दूसरे पर जामिल को लिए बैठा था। कब से वो खामोश ये सारा मंजर देख रहा था। उनकी फैमिली का ऐसा नहीं था, फिर भी उनकी तड़प में बराबर का शरीक रहा था। यहाँ सब मर्द बैठे थे, इसलिए तमाम खवातीन दूसरे लिविंग रूम में चली गई थी। कोमल की तबीयत मजीद बोझल होने लगी थी। ज़ियाल उठकर अपने कमरे में जाती हुई जमल को भी ऊपर आने का इशारा कर गया। जब वो ज़ाले को वहीं मिशी के हवाले करती ऊपर अपने कमरे में गई। कमरे में आते सीने पर हाथ बांधकर ज़ियाल को भून लगी, जो ड्रेसिंग टेबल से अपनी ज़रूरत की चीज़ें उठाकर बैग में रख रहा था। ऐसे खुद को ऐसे देखते देख ठटक गया। क्या रुक कर सवाल ही पूछा। हम पहले ही सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहे थे, आपने क्यों मेरे भाइयों को इतना रुलाया? उसके सवाल पर ज़ियाल ने मुस्कुरा कर उसे देखा और सब छोड़े उसके पास जाकर कंधों से थाम कर खुद के करीब कर गया। लाला ने मुझे एक बात कही थी कि ये तीनों में सगे नहीं हैं, तो मैं क्यों और कब तक इनके साथ रहूँगा? मुझे इनको दिखाना था कि ये तीनों सगे ना होकर भी इनसे बढ़कर हैं। आज खून के रिश्तों में ये तड़प नहीं मिलेगी जो हम भाइयों में। तुम्हें लगता है मैं इनको छोड़कर जा सकता हूँ? जमल की आंखों में झांकते सवालिया पूछा। वो बेख्तियार सारनफी में लगी। जब मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया था, भरी दुनिया में तन्हा कर दिया था, तब ये तीन मेरी ज़िंदगी में आए थे। मैं भी इनके बगैर नहीं रह सकता। गुलाले, ये तीनों मेरी जान है, मेरी पहली औलाद, जिनको मैंने खुद एक बच्चा होते हुए संभाला। जब मुझे किसी की ज़रूरत थी, तब मैं इनकी ज़रूरत बना था। मैं नहीं रह सकता अपने भाइयों के बगैर। उसकी आवाज़ भीगने लगी थी। ये देख जमल का दिल जैसे एकदम भारी होता। वो ज़ियाल का सर अपने कंधे पर टिका गया। इनको रोते देख मैं खुद कितना तड़पा हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। जान है वो तीनों, जान है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। जान है वो तीनों मेरी, तुम्हारे अभी की जान है। उसके मुंह से बेख्तियार से इसकी निकली। दिल पर अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। हम नहीं जा रहे अभी, मुझे नहीं जाना कहीं। मैं भी इन सब के बगैर नहीं रह सकती। वो रोती हुई ज़ियाल से मज़ीद लिपटने लगी। उसे कब अपने अभी को यूँ कमज़ोर पड़ते देखने की आदत थी। जान लबों पर आ रही थी। नहीं, ज़ियाल उसे पीछे होता अपनी उंगली को पूछे आँखों किनारे साफ करते बोला, मेरे लिए ये सब ज़रूरी है बेशक, लेकिन मैं लाला का दिल भी नहीं तोड़ सकता। उनको उनकी गलती की सज़ा 14 साल दूर रहकर दे चुका हूँ। मज़ीद देकर उनको गुल की तरह खोना नहीं चाहता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं इन तीनों को भी साथ ले जाऊँगा और हम वहाँ एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। आखिर में मुस्कुराकर जमल का चेहरा हाथों के प्याले में लेते अंगूठे की मदद से उसके गालों पर बहते आंसू साफ करते दोनों आँखों को बारी बार चूमा। तुम बस अपना वादा याद रखना, मैं सब ठीक कर दूँगा। तुम मेरी हिम्मत हो, तुम हो तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो ये सब हैं। तुम बहुत ख़ास हो ज़डगिया, तुम मेरी ज़िंदगी हो। वो मोहब्बत भरा लहज़े बोलता है, इसका माथा चूमकर अपने सीने से लगा गया। वो भी इसके सीने में छुपती जैसे पूरी दुनिया से छुप गई थी। बस इतना याद रखना, तुम्हारा यकीन ना करना मुझे ख़त्म कर देगा। गुलाले, मुझ पर यकीन करना, प्लीज़ यकीन करना मुझ पर। मैं ख़त्म हो जाऊँगा। सिर्फ एक लम्हा लगेगा कि तुमने कहा कि मैं गलत था, मैंने झूठ बोला था। मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं सच्चा था। वो दीवानों की तरह से अपने इश्क का इज़हार करते उसे खुद में भेजता चला गया। वो वाकई जमल का यकीन पाकर वो सारी दुनिया से लड़ जाता, सबको चीर कर रख देता जो भी आज उसे झूठा कहता। मैं करूँगी, आई लव यू अभी। मुझे तो तुमसे जुनून की हद तक इश्क है। इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं बना जिससे मैं बयान कर पाऊँ कि मैं किस कदर चाहता हूँ तुम्हें। अपनी आँखों को हाथ की पुछ से रगड़कर आँखें बंद करता, उसके बदन को अपने बदन से मिलाया। वो सुकून की वादियों में उतर गया। वो सुकून जिसको बयान करने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं बना, सिर्फ इतना कि हर तरफ हरी भरी घास है, सामने आबशारें बह रही हैं, दरख्तों पर सुरीली चिड़ियों के चहचहाने और ठंडी हवा। इस मॉल में खड़े होकर आँखें बंद किए तुम लंबी गहरी सांस लो। आसपास कोई इंसानी आवाज़ नहीं, बस तुम और इस मैं तुम्हारी वो सुकून भरी तन्हाई। वैसा सुकून, बिल्कुल वैसा। बाहर ज़रियाब खानाबंदी के गार्ड तैयार खड़े थे। उनकी वापसी की वजह से तमाम अहदेदारान उनसे मिलने आए थे और कुछ दिल्ली से अलविदा कर रहे थे। सुदैस अंदर से बैग उठाकर ले आया। दोनों बच्चे यकूत और पामीर के पास पर लाश खामोश खड़ा था। जब ज़ियाल इसके करीब आया, मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊँगा, ओके?
उसके रुखसार पर हाथ रखते प्यार से तसल्ली दी। जानता था वो अब तक डरा हुआ है। प्रॉमिस रुंधी हुई आवाज़ में हाथ आगे किया, जैसे देख ज़ियाल की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी होगी। उसने हाथ थाम कर उसे खींचते खुद में भेज लिया। मेरी जान हो, तुम लोगों के बगैर मैं भी नहीं रह सकता। मैं आऊँगा और तुम सबको भी ले जाऊँगा। उसकी पीठ मसलते साथ बल्लास का गाल चूमा। वो ज़ियाल के साथ लिपटा गहरी सांस लेकर रह गया। मुस्कुराहट अब भी नहीं आई थी। मैं इंतज़ार करूँगा, धीमे लहजे में बोलते ज़ियाल से अलग हुआ। फिर याकूत और पामीर भी आगे आकर इससे गले मिले। अब यह तो हम उठाने आ जाएंगे आपको, आफ्टर ऑल डाकू मशहूर हैं। याकूत की बात पर ज़ियाल की हंसी छूटी। वो इतने बड़े हो गए थे कि आज उसे किडनैप करने की बात कर रहे थे। कल लेना इजाज़त है तुम लोगों को। इसका मोहब्बत भरा जवाब तीनों के दिलों को सरचार कर गया था। जिम्मल सबसे मिलती बेहद खुश थी। अपने ससुराल वालों से मिलने की खुशी अलग लेवल की। थोड़ी देर पहले वो जितनी नादम थी अब इतनी ही चहक रही थी। वापस आ जाना जल्दी, तुम लोगों को घर तो घर में रहने की आदत ही नहीं है। कोमल की बात 100% दुरुस्त थी। आज तक वो लोग कहीं नहीं गए थे। जिम्मल अपने मायके भी गई थी तो सबको घर में ज़ियाल चलता फिरता नज़र आता था। ये पहली बार था कि ना वो देखेगा ना जिम्मल और ना बच्चे, जिनके शोर से इनकी ज़िंदगियों में रौनक थी। इंशाल्लाह कहते उसने ज़ाले को गोद में ले लिया जो मुँह में पैसिफायर लिए बहुत क्यूट लग रही थी। आयरा ने उसके छोटे छोटे बालों की 2 चुटकियाँ बना दी थी। थोड़ी सी देर तक उनकी गाड़ियाँ निकल चुकी थी। कोई 50 से ज़ायद गाड़ियाँ उनके आगे पीछे थी, जिनके सबसे आगे और सबसे पीछे पुलिस की भारी नफरी थी। दरमियान में इन सब की गाड़ियाँ। ज़ियाल की गाड़ी निकलते बर्लास का न जाने क्यों दिल बैठा जा रहा था। उसकी आंखों में नमी फिर उतरने लगी थी, जैसे याकूत देख चुका था। उसने आगे आकर उसे खुद से लगा लिया। वो क्या कर गए हैं, वापस आएंगे तो यकीन रखो वो अपनी ज़बान के पक्के हैं। उसने प्यार से समझाया और इसीलिए अंदर आ गया। घर एकदम खाली खाली सा हो गया था। सब उदास थे, बच्चे भी नहीं थे। तभी कोमल धप से सोफ़े पर बैठती अपना पेट पकड़ी है। कोमल कोमल तुम ठीक हो? मिशी उसकी जानब दौड़ी थी। जब कोमल का नाम बाहर से आते पामीर ने सुना। उसकी गर्दन इन सबको झुके देख वो दौड़ता हुआ एक ही जस्ट में इस तक पहुंचा। कोमल क्या हुआ? माम उसने शदीद मुश्किल माम को पुकारा जो सबको पीछे करती फ़ौरन इसके पास आई थी। इंजेक्शन, उसने सुर्ख होती चेहरे से वो मुश्किल बोलते इशारा किया। इसमें खून की कमी थी जिसकी वजह से उसे अब 30 ड्रिप लगनी थी और ये आखिरी इंजेक्शन उसके पास एक डिलीवरी होनी थी। पामीर उसे अपनी बाहों में उठाते कमरे में ले गया। वहीं आकर माम ने उसे इंजेक्शन देते ड्रिप सेट कर दी। सब मिशी और आयरा भी वहीं थे। बाहर बल्लाज, याकूत और उस्मान बैठे थे। करने को जैसे अब कुछ बचा ही नहीं था। उस्मान को जाना था, लेकिन जब तक ज़ियाल वापस ना आता तब तक वही उसकी जगह उनके साथ था, क्योंकि उसकी और ज़ियाल की उम्र बिल्कुल एक जितनी थी। गाड़ियाँ अपनी मखसूस जगह आकर रुक गई थी। सारे गार्ड पुलिस गाड़ियों से उतरकर इर्द गिर्द फैल गए थे। जिम्मल ज़ियाल एक एक बच्चे को उठाए ज़रियाब के साथ जेट की जानिब बढ़ गए थे। ज़रियाब दरमियान में रुकते सबसे मुसाफा करने लगे, लेकिन मर्दों के हजूम के बाद ज़ियाल जिम्मल को पहले ही ले गया था। और जो हुआ वो हम तब तक नहीं भूलेंगे जब तक इन खबीसों को घसीट न ले। ज़रियाब खान अफंदी पर हमला इनको इतना महंगा पड़ेगा कि सारी ज़िंदगी चुकता नहीं कर पाएगा। उन्होंने अपने मखसूस रोबदार लहजे में दुरुस्तगी से धमकी दी, जिसे सुनकर वहाँ कुछ लोगों के चेहरे की रंगत फ़ाक पड़ गई थी। कैसे भूल गए थे, वो पठान है, दुश्मनी के पीछे पूरी नस्ल बर्बाद कर देते हैं। उनकी दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती है। आ गए वो लोग जिनकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती अभी से शुरू हो चुकी थी। अभी क्या सोच रहे हैं? अपने साथ बैठे ज़ियाल को गहरी सोच में देख इस तफसारिया पूछा। जब इसके सवाल पर वो जैसे होश में आए। हम कुछ नहीं, ऐसे ही, उसने मोहब्बत से जवाब देते बच्चों को देखा जिनको आते ज़ियाल ने सीट की बैक साइड पर लगी टैब पर टॉम एंड जेरी लगा कर दे दीजिए। ये कार्टून दोनों के फेवरेट थे और तो जेरी की पिटाई होते देख दोनों हंसते थे जैसे इनको समझ आ रही हो। पक्का वो जैसे मुतमैन नहीं हुई थी। पक्का में जान। ज़ियाल ने उसके गाल पर बोझ सा देते यकीन दिलाया। इसी वक्त ज़रियाब भी आ गए थे। उनका पीए इस पर दूसरी साइड था, क्योंकि जब खाना हवेली कोई औरत उनके साथ होती थी तब किसी मर्द को उनके साथ ठहरने की इजाज़त नहीं होती थी। क्या कह रहा है मेरा बच्चा? उन्होंने ज़ाले ज़ामिल को देखा जो ज़रियाब के देखते उसकी जानिब हाथ बढ़ाने लगे थे। चलो चलो हम उधर चलेगा, आ जाओ। प्यार से बोलते वो दोनों को लेकर आगे चले गए। आखिर वो ज़ियाल के भाई थे, उसकी फितरत से वाकिफ़ थे। यकीन वो जिम्मल ज़ियाल को तंग नहीं करना चाहते, इसलिए बच्चों को अपने साथ बिठा लिया। कुछ ही देर में इनका जेट उड़ान भर चुका था। ये सफ़र एक नए किस्से की जानिब रवाना हुआ था। बहुत सारी खुशियाँ इनका इंतज़ार कर रही थी, वहीं बहुत सारी मुसीबतें भी मुंह खोले ताक में थी कि कब इन दोनों को सालम निकल जाए। लेकिन इनको गौर करना चाहिए था, अब जो वापस आ रहा था वो 16 साल का बच्चा नहीं बल्कि 31 साल का नौजवान था। नाम था पाशा बे, एशियन गैंगस्टर जो अपने जान उठने वाली हर आँख और बोलने वाली हर ज़बान काट देने की सकत रखता था। उसका वापस जाना तबाही था इन लोगों के लिए जिन्होंने उसे लावारिस किया था, जो अभी इस बीच की वापसी से बेखबर थे। यकीनन पता लगने पर सबकी दिल खराज चीखें बुलंद होने वाली थी। जिम्मल खुश थी मगर इतनी ही ऊंचाई से डर भी रही थी। ज़ियाल उसका डर बांध गया था। तभी उनकी कमर में हाथ डालते एक झटके में उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। वो तो उसकी इस हरकत पर सट पिटाकर उसे देखने लगी। अभी का क्या कर रहे हैं लाला, बैठे हैं? उसने भी धीमी आवाज़ में सरगोशी की, लेकिन शायद भूल गई थी सामने भी डीट अल्ट्रा प्रो डी था। वो जानते हैं अपने जी को, इसलिए बच्चों को ले गए ताकि हम सुकून से तीसरे पर मेहनत कर सकें। उसकी बात पर जिम्मल की आंखें एकदम फटी।
ज़ियाल मखमूर नज़रों से उसे देखता अपना चेहरा उसकी धड़कनों में छुपा गया। उसका ये अमल जमल की बेसाख्ता एक्सिस की बुलंद करवा गया था। अब भी प्लीज़ ना करें, मुझे डर लग रहा है। वो तो उसके सीने में घुसना चाहती थी। यहाँ वो इसकी धड़कनों पर झुका अपने जुनून खेजगा निछावर कर रहा था। असल यहाँ तो इसकी तब निकली जब ज़ियाल ने उसके कंधे से शर्ट सरकाकर अपने लब उसकी ब्यूटी बोन पर मसले। वो शख्स सिर्फ एक लम्हे में जमल के नाजुक से वजूद को उलट पुलट कर रख देता था।